तो आप यहाँ पे शेड्यूल का भी क्लेरिफिकेशन करते हो, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ठीक है। CA issued in the process to introduce a very good app for professionals, for professionals. CA issued एक ऐप निकालने का प्रोग्राम कर रही है प्रोफेशनल्स के लिए, जो लोग CA बन चुके हैं, जो प्रैक्टिस में है, तो उनके लिए सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट कर रही है, लॉ, टैक्स, ऑडिट, कि कोई भी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन आए वो उसके लिए, और उनके लिए वीडियोस बना रही है कि वीडियोस के थ्रू और एक ऐप बना रही है। तो उसमें पूरा इनकम टैक्स का एक पोर्शन सेक्शन 1 टू शायद 44 या 55 तक, और जीएसटी का 1 से लेके 35 तक का पोर्शन जो होगा वो मेरा होगा। मैंने इट्स अ बिग चेक, मेरे लिए बहुत बड़ा चेक है उसमें, ठीक है। कल ही मेल आया था, तो सेक्शन वाइज 2 या 3 प्रोफेशनल्स मीडिया में हायर किया गया है। उसमें एक मैं हूँ, क्योंकि मेरा चेक बहुत बड़ा है, एक 45 और एक 55 बोला, 1 टू 55, ठीक है। और इधर जीएसटी में 1 टू 35, क्योंकि एक सेंट पॉसिबल नहीं होता, इतना बड़ा है इनकम टैक्स और जीएसटी, तो 3 पार्ट में पोर्शन दिया गया है। मुझे नहीं पता अभी किसी तक, मैं तो नहीं जानता हूँ कौन। आज क्या है कि गौर फरमाइए कि ख्वाहिश बस यही है कि आपसे दिन की सुबह, तो बस आपकी क्लास का ये असर है, जब जब बुलाऊंगा चला आऊंगा। ठीक है, तो ये है आरबीआई, ये आपका क्या था, ये तो सर खून में एसटीडी बिल आ रही है, एसटीडी बिल आ रही है, ठीक है सर। इसमें हमें क्या चाहिए था, हमें इसमें चाहिए था 2 चीजें, एक बीवी चाहिए और एक सीवी चाहिए। यहाँ पे क्या था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब तो ये याद हो गया होगा ना तुम लोगों को, हैं, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अब तो याद हो गया, इतना पका दिया मैं तुम लोगों को, इतना पका दिया हूँ कि अब तुम लोग, ये इसका एक्सेप्शन है, इसमें केवल सी चाहिए। 7(1) सी क्या कहता है, RBIPA, PA, इसमें क्या चाहिए, ये कहता है मुझे केवल क्या चाहिए, मुझे केवल बी चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या है, गुड्स, और यहाँ सर्विस है, और यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट है। हो गई बात खत्म, ठीक है। हमने एसटीडी देख लिया, इंपोर्ट देख लिया, आज हम आरबीआई पीए में, आई लव दिस प्रोविजन, बहुत है, मैंने इसलिए कहा हेवी का मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जो मन में थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं ना, जो तुम लोगों के डाउट्स आ जाते हैं, वो डाउट्स आज के बाद खत्म हो जाएंगे। आज के बाद तुम किसी से नहीं पूछोगे, मैम से नहीं पूछोगे, बल्कि मेरे को सिखाओगे आज के बाद। तुम बोला अच्छा, हाँ, ध्यान से देखो, देखो, मान लो हमारा दीपक है, ये देखो दीपक है, मान लो कोई प्रोविजन नहीं है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देखो, दीपक, दीपक ने 1 अप्रैल 2018 को एक एसेट परचेज किया, एक एसेट परचेज किया, कितने में किया, 1 लाख रुपए में, प्लस उसके ऊपर दीपक ने जीएसटी दिया 12% के हिसाब से 12,000 रुपए। जब आप आर्टिकल 6 पे जाओगे, जब आप आर्टिकल 6 में पहुंचोगे, तो आर्टिकल 6 में आप ऑडिटिंग करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब इस तरीके का कुछ आए और अचानक आपको पता चले, दीपक भाई ने, अचानक आपको पता चले दीपक भाई ने इस एसेट को, आज कितनी तारीख है, आज 24 है, आज कितनी तारीख है, 24 है, 24 अक्टूबर 2021 को दीपक भाई ने इस एसेट को ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये जैसे ही हमने ट्रांसफर किया, किस पे किया, कंसिडरेशन, जूस वाला, ये जूस वाला कंसिडरेशन, एक जूस वाला है दीपक के ऑफिस के पास, कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन। सबसे ज्यादा इंश्योर यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। दीपक भाई की फैक्ट्री से निकलते ही, दीपक भाई के फैक्ट्री के नीचे जूस वाला बैठा था, विक्रम यानी, जब भी दीपक भाई फैक्ट्री से निकलता, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, दीपक एकदम सरकार की तरह से हाथ हिलाते हुए चला जाता, सलाम, ठीक। अब वो ऐसे बिक्री हुआ, तो उसे दीपक को लगा यार ये ऐसे तो जूस वाले के काम आ जाएगा, उसके मशीन में लग जाएगा, तो जूस वाले को ऐसे उसको उन्होंने बड़े सस्ते दामों पे 20,000 रुपए में ट्रांसफर कर दिया। जूस वाला फिर बोला सलाम साहब, जैसे सलाम साहब बोला, दीपक का दिल पिघल गया और उसने नो कंसिडरेशन में ट्रांसफर कर दिया। देखो बेटा, जब एक एसेट है तो वर्ड तो बी तो है, और जब कंसिडरेशन है, सी भी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो 7(1) ए में भाग जाएगा, 7(1) ए में चला जाएगा। बी भी है, बिजनेस का एसेट है, कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन नहीं है तो 7(1) ए तो आएगा नहीं, बी तो है पर कंसिडरेशन वर्ड सी है। अब ये 7(1) सी में जाएगा कि नहीं, इसके लिए क्या देखने का, अब ध्यान से देखो। मैंने रचित को बोला, मैंने रोहित को, नीरज, स्वायन को, इंटरनेशनल साई पॉलिसी को बोला, साई देख तो क्या करे, साई बोला सर इतना भी नहीं आता है आपको, मैंने कहा नहीं यार, एक एक को खोलो, 1/4/2008 का जर्नल एंट्री खोलो, लैपटॉप खोलो, सीधा मारो 1/4/2000, हाँ सर खोल लिया मैंने। सही बोला, देखो जर्नल एंट्री क्या पास की दीपक ने, दीपक ने जर्नल एंट्री पास की, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000, एक यानी कि उसने क्रेडिट नहीं लिया, इस लाइन से मतलब हुआ नो आईटीसी, अगले ने क्रेडिट नहीं लिया, और वो अगला डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करेगा अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स, वो 1,10,000 पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा, ठीक है सर। अगर ये सिचुएशन है, यानी कि उसने आईटीसी नहीं लिया, सिचुएशन 1, उसने आईटीसी नहीं लिया, तो नोटिस अप्लाई। सिचुएशन 2, क्योंकि तुमने जब गर्लफ्रेंड को आईफोन दिया ही नहीं, तो गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के मांगोगे थोड़ी, क्या मांगोगे, लौटा दे मेरा वो प्यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बोले भाई। पर अगर आपने जनरल एंट्री पास की, एसेट अकाउंट डेबिट, तो वैसा ये कहां से गया, एसेट अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपया, ओके सर। क्रेडिट रिसीवेबल, जैसे ये लाइन लिखी, क्रेडिट रिसीवेबल यानी कि आपने आईटीसी ली, कितने की, 10,000 की, यानी कि गर्लफ्रेंड को मोबाइल दिया, मोबाइल का रिचार्ज किया तुमने, मोबाइल तो दिया, रिचार्ज भी कराया, टू बैंक 1,10,000। इसका मतलब इस सिचुएशन में इसने आईटीसी लिया है 10,000 का, और डिप्रिसिएशन वो कैलकुलेट जो करेगा वो कितने पे करेगा, 1,00,000 रुपए, क्योंकि अगर आप आईटीसी लेते हो तो डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डिप्रिसिएशन लेते हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, 12,000, अरे इतना लिख लिया ना, इसको 10 कर लो, ओके ओके ठीक है, कोई बात, ठीक। अगर अब इस सिचुएशन में एक्ट बोलता है आपने जूस वाले को जो एसेट बेचा है, उस एसेट के ऊपर आपने आईटीसी लिया था, आपने गर्लफ्रेंड का रिचार्ज करवाया था, वो रिचार्ज वापस दे दो मुझे, तो यहाँ पे वो सिचुएशन नंबर 2 में ये 7(1) सी का कहानी बोलो। मैंने कहा ना, एक बार सीख लो जिंदगी में, फिर तुम्हें किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सीख लेना। अब कैसा भी थ्योरी आ जाए, दुनिया की सबसे कठिन से कठिन थ्योरी आ जाए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो एक जगह सीख हो गया कैसे का। अच्छा अच्छा एक सेकंड, बस 1 मिनट रुकना बेटा, किसको नहीं समझ में आया वो बोलो, नहीं किसी किसी को बता था, जिसने बोला समझ नहीं आया, सैम ने क्या था,
ये तो इजी चीज है, फिर भी बोलो। हाँ आयुष प्रणाम सर, प्रणाम आयुष प्रणाम। क्या हुआ सर? सलोनी को भी नहीं है, सैम को भी नहीं है, विवेक को नहीं है। एक बार फिर एक एक करके बताता हूँ, एक बार और बताता हूँ, एक एक करके, ठीक है ना? अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब सबर करो, एक बार रुक जाओ। ओके देखो, मान लो, फिर से देखो सर, मान लो 1 अप्रैल 2020 को तुमने रॉ मटेरियल परचेज किया। क्या परचेज किया बेटा? रॉ मटेरियल। या आपका स्टॉक इन ट्रेड, या आपने, ये मान लो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक? और भी अच्छा से लो, चलो एक और अच्छा से, और एकदम इजी। मान लो तुम्हारे पास कपड़ों की दुकान है, तुम्हारी कपड़ों की दुकान है, तुमने रेडीमेड गारमेंट्स परचेज किए। जिसके मन में शंका होगी वो भी मिल लेगा। रेडीमेड गारमेंट्स परचेज किया 50,000 के, और उसके ऊपर आपने जीएसटी भी पेमेंट किया 5,000 का। ठीक है सर? ठीक है, सबको ध्यान से दोबारा मत पूछो मैं। तो ये आप लोग जिनको समझ में, वो सोचो कि आप एक रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते थे, आपने 50,000 का, यू आर ए ट्रेडर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, आपने इसको परचेज किया, तो लॉजिक की बात है, ये आपका स्टॉक इन ट्रेड। बोला हाँ सर स्टॉक इन ट्रेड। तो आपने जनरल एंट्री या तो ये पास की होगी या ये पास की होगी। लॉजिक है यार, अकाउंट्स में पढ़ाई करते, मैं तो टैक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। अकाउंट्स में जनरल एंट्री पूछोगे तो मेरे लिए थोड़ा सा टेंशन वाला काम है। तो हम मैं क्या करूँगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, चलो कैश में ही पेमेंट किया, मान लिया कैश में पेमेंट किया, कितना का? 55,000 का, कैश बैंक जो भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो जीएसटी पेड किया, जो जीएसटी पेमेंट किया, उसका आपने क्रेडिट नहीं लिया। आपने क्रेडिट नहीं लिया, क्रेडिट नहीं लेने से आपका परचेज प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है सर? आपने क्रेडिट नहीं किया तो आपका परचेज प्राइस बढ़ गया। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि अगर आपने क्रेडिट लिया तो आपके परचेज प्राइस में टैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैंने क्रेडिट लिया तो टैक्स को इंक्लूड कर दिया, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा ना, सॉरी आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगा क्योंकि आपका टैक्स है। ठीक है? इसमें इसमें नुकसान क्या है? तुम एक चीज को फॉलो कैसे? अरे नालायक, स्टॉक इन ट्रेड में थोड़ी डिप्रिसिएशन लगता है गधा कहीं का। ठीक? दूसरी बात, हर चीज का क्रेडिट मिलता है। एक क्वेश्चन आया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो। क्वेश्चन नीला से पूछा, चलिए क्रेडिट, जितने भी सामान आप परचेज करते हो ना, अगर आप सप्लायर हो तो जो भी आप परचेज करोगे आपको क्रेडिट मिलेगा। आईटीसी आपको हर जगह मिलेगा एक्सेप्ट सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 एक ऐसा सेक्शन है जहां पे बताया गया है कि किसका किसका आईटीसी नहीं मिलेगा, सब कहते हैं ब्लॉक क्रेडिट। रेजिकली 17 1 2 3 4 5 5 ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है ना? यहाँ पे इसको सेक्शन 17 को छोड़ के जो भी इसको ब्लॉक क्रेडिट, मान लेते ब्लॉक क्रेडिट आपको नहीं आता, मैं ऐसा तो कर सकता हूँ ना कि मैं मान लेता हूँ कि मुझे ब्लॉक क्रेडिट के बारे में मैंने सुना नहीं है कि कोई परचेज करना सबका क्रेडिट मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है आप लो या ना लो। आपने किया तो बेवकूफ हो। क्यों बेवकूफ हो? अब आप सोचो क्या बेवकूफी होगी जब आपने क्रेडिट नहीं लिया। इसका मतलब आपका परचेज प्राइस कितना हो गया? 55,000 बोला। यस सर। जब आप फर्दर सेल करोगे उसमें प्रॉफिट ऐड करके, तुम सोचो आप जब फर्दर सेल करोगे 55,000 रुपया प्लस 10,000 का प्रॉफिट भी कमाऊंगा। बोला सर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा कितने का? 10,000 का। तो आप हो गया 65,000। अब इसके बाद जब सप्लाई करोगे आप इसको फर्दर, तो आपने सप्लाई करते हुए 10% जीएसटी लगा, 6,500 लगाया कि नहीं? डबल इफेक्ट हुआ, कैस्केडिंग हुआ। इस 55,000 के भीतर 5,000, 55,000 के भीतर 5,000 का जीएसटी था, जीएसटी के ऊपर आपने फिर से जीएसटी लगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ कि नहीं? ये खराब है या अच्छा है दीपक? ये खराब है या अच्छा है दीपक? सैम ये अच्छा है या खराब है? सर बहुत बुरा है सलोनी, बहुत बुरा सलोनी, इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता। मेरे से कोई मेरे से परचेज नहीं करेगा। डबल इफेक्ट आ गया। तब सरकार क्या इंट्रोड्यूस की? इन डबल इफेक्ट को दूर करने के लिए, इस डबल इफेक्ट को दूर करने के लिए सरकार ने किस कॉन्सेप्ट को यूज किया? सरकार ने कहा कि भाई ये डबल इफेक्ट हो रहा है, कैस्केडिंग हो रहा है, इसको दूर करने के लिए ओ मेरी जो राजा भी तुम्हें मालूम नहीं। बताओ। तो सरकार ने बोला भाई ये तो बहुत टेंशन वाला काम है। तो सरकार बोली रुको मैं काम करता हूँ। तो सरकार ने क्या किया? जो परचेज आप करते हैं, ध्यान से सुनो, जो परचेज आप करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स देते हैं मैं उसका तुम्हें क्रेडिट दे दूंगा। तो इसीलिए इसका नाम परचेज का मतलब इनपुट, टैक्स का मतलब टी, उसका क्रेडिट आईटीसी। आईटीसी अब समझ में? आईटीसी जो परचेज करेंगे उसका टैक्स। क्रेडिट लेने से ही जैसे आप क्रेडिट लोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आएगा, कॉस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 आएगा। वो क्या बोलेगा? अगर आपने परचेज करते वक्त जो टैक्स दिया उसका क्रेडिट अगर आपने लिया तो परचेज प्राइस में आप इसे इंक्लूड मत करिए। इसका मतलब सीधा सीधा कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करने की बात कर रहा है। हाँ सर यस। तो अब जब आप परचेज, अब आप जब जनरल एंट्री पास करोगे, मान लो आपने जनरल एंट्री क्या पास की? जो परचेज रेडीमेड गारमेंट्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट रिसीवेबल। अब आ गया क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। तो आपने कितने में परचेज कितना दिखाओगे? 5,000, 50,000, क्रेडिट दिखाओगे 5,000, टोटल हो गया 55,000। परचेज में जाएगा 5,000, ये जो जाएगा आईटीसी हो जाएगा, ये आ गया क्रेडिट। अब आपके मन में देखो आया ना? अब आपका डबल इफेक्ट होगा नहीं। जब आप इसे बेचोगे, सप्लाई करोगे फर्दर, तो 50,000 परचेज, 10,000 की आप प्रॉफिट लोगे, 60,000 रुपया, 60,000 के ऊपर आप जीएसटी लगाओगे 10%, 6,000। क्या कैस्केडिंग हुआ? अब बोले 6,000, अब आपका कैस्केडिंग हुआ? बोला नहीं सर। अब सरकार बोले 6,000 रुपए दे। बोले रुक जाओ साहबा अभी बहुत पिक्चर बाकी है। बोला है इसमें क्या पिक्चर बाकी? बोला मुझे देना कितना है, पेबल कितना है सरकार को? बोला 6,000। सांबा मैंने परचेज किया था, बोला किया था, उस पर मैंने टैक्स दिया था, बोला दिया था। आपने बोला मुझे क्रेडिट मिलेगा, बोला मिलेगा। तो अब डिपार्टमेंट को बोला देखो आईटीसी मैंने ऑलरेडी कितना टैक्स दिया? 5,000। तो अब मुझे कितना देना? 1,000 रुपया पेड इन कैश। अब आप सोचो, आप बोलोगे ऐसा कैसे हुआ सर? मैं वही बताऊंगा। आपने परचेज कितना में किया? 50, सेल कितना में किया? 60, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10,000। 10,000 के ऊपर 1,000 के तो टैक्स, जितना वैल्यू एडिशन होगा उसके ऊपर टैक्स है, इसीलिए इसे वैट और मॉडिफाइड वर्जन वैट कहते हैं। और कैसे समझाऊंगा? हर चीज समझाऊंगा। इससे ज्यादा क्लेरिफिकेशन तो तुमको कंसल्टेंट भी नहीं देने वाला है। अब यहाँ पे समझ में आता है डिप्रिसिएशन। अब ऐसे खरीदा था 1,10 का, जब मैंने 1,10 लिया तो मेरा डिप्रिसिएशन 32 रुपए, तो आईटीसी नहीं, मेरी परचेज प्राइस क्या होगी? मेरी परचेज प्राइस बढ़ गई। तो ये बोलता है अगर आप बिना कंसिडरेशन के बेचते हो तो अब हम यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं।
जीएसटी का बोझ तो कंज्यूमर भी आएगा बेटा, पूरा जीएसटी तो कंज्यूमर के ऊपर ही है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है दोस्त? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही होता है, वेट कर, अच्छा ज्ञान दे रहा है पर समझना नहीं है, क्वेश्चन करना है, कभी खुद ही अपनी बुद्धि तो लगा लिया करो। कितना क्वेश्चन पूछते रहोगे? आप लेट्स पेज नंबर 102। देखो शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1, ये कौन सा सेक्शन है? ये सर सबसे प्यारा सेक्शन है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। इसको हम सप्लाई करेंगे, दो कंपोनेंट्स बी प्लस सी होता है, पर यह सी नहीं होगा, यहाँ पे सी की जरूरत नहीं, केवल हम देखेंगे कि बिजनेस के लिए है कि नहीं। इसमें हमने क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था आर बी आई पी ए। आर का मतलब रिलेटिव, आर का मतलब क्या सिखाया था? रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी कि रिलेटिव के बीच में डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में भी होगा, बिना पैसों के भी होगा, तो फिर भी हम सप्लाई मानेंगे। बी क्या कहा था? बी कहा था मैंने परमानेंट डिस्पोजल। आई क्या कहा था मैंने? आई में क्या कहा था? इंपोर्ट। आपने सर इंपोर्ट कहा था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। कहां से ये इंपोर्ट होगा मेरे दोस्त? अगर मैंने इंपोर्ट कहां से की? यहां से की। प्रिंसिपल एंड एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, यही ओके। देखो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेदर आईटीसी हैज बीन एबेड। ये कह रहा है कि अगर आपने परमानेंट डिस्पोजल किया, अब यहां पे याद रखो, हो सकता है सी हो या दूसरा हो सकता है नो कंसिडरेशन हो, दोनों हो सकता है। सी हो तो मुद्दा यहीं पे खत्म कर दो, आगे डिस्कशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ए आ जाएगा। अगर नो कंसिडरेशन है तो खाली ये देखो आईटीसी एबेड किया था क्या? जब परचेज किया था तो आईटीसी एबेड किया था, ठीक है? बोले यस, आंसर हुआ यस, आईटीसी लिया, आंसर नो। अगर आपने आईटीसी लिया तो उसे हम कहेंगे 7(1)(c), और अगर आपने आईटीसी नहीं लिया तो कुछ नहीं। ये नहीं आ नहीं सकता, सी में कंडीशन है कि आईटीसी लिया। आईटीसी लिया कि सरकार से तुमने बेनिफिट लिया, तो सरकार बोलती है जो बेनिफिट तुमने लिया अब मुझे मेरा बेनिफिट वापस कर दो, इसलिए उसको सप्लाई मान लिया जाए। इससे इजी कोई नहीं है। यस केवल फ्यूचर, केवल बिजनेस के लिए और कहीं नहीं। क्या समझ आया बेटा? मेरा समझ गया? इतना इजी है यार, और कैसे समझाओ? इतना ज्यादा तोड़ दिया मैं, ब्रेक कर करके बता दिया। हाँ, तब तो ये जरूरी है मेन, ये तो सरकार तो आईटीसी अगर आपने बेनिफिट लिया तो सरकार आपसे बेनिफिट वापस लेगी। अब जरूरी टर्म का तो मुझे पता नहीं है, लेगी लेगी, ठीक है? चलो any kind of disposal, any kind of disposal, any kind of disposal or transfer of business asset made by an entity, किसने क्या entity on permanent basis, even though without consideration qualifies as a consideration नहीं फिर भी qualify है. This clause is wide enough to cover transfer of business asset from holding to subsidiary for nil consideration. However, यहाँ से असली चीज चालू होती है. However, important to note that this provision would apply only if ITC have been availed on such asset, यानी कि ये provision से supply कभी खुद का common sense भी तो आ गया होगा ना, खुद का कॉमन सेंस भी तो आ गया होगा ना। मैंने पहले फायदा लिया था और अब मैं बेच रहा हूं बिना कंसीडरेशन के, तो डिपार्टमेंट कहता है तुमने फायदा लिया इसलिए मैं इसे सप्लाई मान रहा हूं। अब तो कॉमन सेंस की बात, तुमने फायदा लिया किसी में, तुमने मजे लिए, तुमने जब मजे लिए अब वही वापस तुम उसी चीज को बेच रहे हो। मेरा कंसीडरेशन नहीं है, सप्लाई मेरे बावले रुक जा। कंसीडरेशन होता तो ये में डाल देगा, कंसीडरेशन नहीं है मुझसे, मुझे क्या, तुमने मुझसे तो मजे लिए थे ना, मेरा तो आईटीसी लिया था ना, चल वापस कर। वापस कैसे करें? तो वापस कैसे हो नहीं सकता। तो सरकार ने उसे क्या कहा? सरकार ने उसे कहा भाई साहब ये सप्लाई की कैटेगरी में डाल देते हैं, सप्लाई मान लिया तो बाकी तो जीएसटी का गेम चलेगा ही चलेगा। बोल, अभी भी किसी के बात में, अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो बोलो, ठीक? चल एक एग्जांपल लेते हैं। एक पहली लाइन को आंसर देना है। फर्स्ट लाइन रीड एंड गिव द आंसर। एक्स वाई जेड एंड कंपनी डोनेट ओल्ड लैपटॉप। देखो कंपनी है, लैपटॉप कंपनी की है, तो डेफिनेटली जब लैपटॉप परचेज किया होगा किसी कंपनी ने तो भाई साहब आईटीसी तो लिया ही होगा ना। कौन नहीं लगा आज के जमाने में आईटीसी? मेरा क्वेश्चन है आज के जमाने में फ्यूचर बोला सर किस हिसाब से, परसेंटेज किस हिसाब से लगेगा, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6, 18 सबसेक्शन 6 में बताया गया है, ठीक है ना? अभी आप खाली ये समझो, परसेंटेज नहीं समझा बेटा, अभी तुमको फ्यूचर खाली क्या समझना है, सप्लाई है कि नहीं। परसेंटेज तो सेक्शन 18 में जाओगे ना तो 18(4), 18(6), 18(1) ये सारी चीजें वहां बताई गई कैसे सरकार को पैसे देने हैं। ये तो खाली सप्लाई चैप्टर है। सर जिसको ट्रांसफर किया उसका बिजनेस होगा नहीं बेटा, सुनो, जिसको ट्रांसफर किया है उसका बिजनेस हो नहीं, मुझे क्या लेना था? रिसिप्टेंट कुछ भी हो, एक दुकान में तुम पहुंचे तो बहुत गंदा क्वेश्चन पूछे। सुनो, तुम एक दुकान में पहुंचे, तुम कंज्यूमर, तुम जिस दुकान में जाते हो वो तुमसे जीएसटी चार्ज करता है कि नहीं करता? वो उसका बिजनेस है, तुम तो कंज्यूम करोगे। कैसा क्वेश्चन था यार? बेबी इंपोर्ट और सर्विस के लिए अभी कुछ नहीं जवाब दूंगा। पार्थ ने पूछा है कि सर जीएसटी के पहले अदर इनडायरेक्ट टैक्स में आईटीसी का कांसेप्ट था क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूं। पारस, जब आईटीसी के जीएसटी के पहले एक्साइज हुआ करता था, एक्साइज में कांसेप्ट था सेनवैट क्रेडिट, सेनवैट सेंट्रल वैल्यू एडिशन क्रेडिट, और वैट में था आईटीसी, वैट में आईटीसी, सीएसटी में आईटीसी भी था। कस्टम एक्ट में आज भी है, जैसे हम कस्टम एक्ट में ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं सेक्शन 74 और 75 में, सेक्शन 28 जब पढ़ोगे इनकम टैक्स में लिखा रहेगा ड्यूटी ड्रॉबैक इज अ बिजनेस इनकम। क्या नींबू की तरह निचोड़ने आए हो क्या मुझे आज तुम लोग? हैं तुम नींबू की तरह निचोड़े भाई, मैं छोटा सा आदमी सा इंसान, कैसे तुम लोग मेरे टॉर्चर करते हो भाई? हैं मैं कभी कभी सोचता हूं कर क्या रहे हो तुम लोग? तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हो मेरे पे? Atul, sir, I have joined first time and I will give exam in November 22. Sir, when will the new batch? For November 22, the batch will start in the month of January. Atul, ठीक है? क्वेश्चन पूछने वाला ही नहीं होता, मुझसे इतना क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं यार। मैंने ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इतनी बैच पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों ने तो निचोड़ दिया। मैं उल्टा होता है, बाकी बैच में बोलता हूँ भाई कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, भाई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं सर कोई क्वेश्चन है, सब डाउट क्लियर है। लो भाई साहब, और यहाँ पे क्या होता है? एक के बाद एक गोला फेंकते हो। विक्रम सर पकड़िएगा, हाँ सर, सर यार चल जाता है, पता चल जाता है, मुझे माफ करो यार। बाप रे बाप। लो अभी देखो इतना कुछ हो गया तो हमने क्वेश्चन पूछा है। एक और गोला फेंका, फॉरेन आ गया, फॉरेन से गोला फेंका, भाई इसका गोला पकड़ना, इसका बर्थडे पकड़ना पड़ेगा। सर मेरा क्वेश्चन है, सपोज सर मैंने एक एसेट बाय किया,
बाइक है यूके में, मैंने उस पे वहाँ टैक्स दिया जिस पर आईटीसी मिलेगा, पर मैंने वो ऐसे इंडिया में लाया, आफ्टर पेइंग कस्टम एंड जीएसटी एंड इंडिया में सेल की कंसीडरेशन नहीं दी। सर यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होगा? इंपोर्टेड एसेट है। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। तुमने इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे पूछ लिया? मैंने कितनी सोच तुम्हारी गई उसके क्वेश्चन को समझना। उस बंदे ने क्वेश्चन क्या पूछा कि मैंने यूके में क्या किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। नंबर 1 क्वेश्चन, यूके में तुमने क्या किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुमने टैक्स दिया है ना, किया क्या ना किया, आई लिस्ट अपॉन इट। मैं दूसरी बात यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तुमने इंपोर्ट किया। जब आप इंपोर्ट करते हो किसी भी एसेट को, ठीक है ना, मेन मुद्दा वहाँ से स्टार्ट होता है। वहाँ पे क्या किया? आई डोंट केयर। इंपोर्ट किया तो तुमको यहाँ पे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 रिलीज 1975, टैरिफ एक्ट है 1975 का। उसमें आपने कस्टम ड्यूटी दी। कस्टम ड्यूटी के साथ तुमको आईजीएसटी भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी हो गया, आप इंपोर्ट कर लिए। कस्टम ड्यूटी जो तुमने पेमेंट की उसका तो कोई क्रेडिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, पर जो तुमने आईजीएसटी दिया उस आईजीएसटी का आप सिंबैट क्रेडिट ले सकते हो। आप एलिजिबल हो तो आपने सिंबैट क्रेडिट ले लिया। अब मान लिया सॉरी सिंबैट इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, एलिजिबल, मैंने आईजीएसटी का क्रेडिट ले लिया और उसके बाद आपने इस एसेट को बिना किसी कंसीडरेशन के बेचा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सब समझते, जिसको समझना समझ। यस, आईजीएसटी जो है वो सीजीएसटी और एजीएसटी दोनों से ही एडजस्ट हो सकते हैं। अब मुझे पढ़ाने दो। तो पहला लाइन में समझ आ गया, XYZ कंपनी डोनेट ओल्ड लैपटॉप टू चैरिटेबल ट्रस्ट। ये सब तुमको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेंगे। तुमको क्या करेंगे? इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेंगे। चैरिटेबल स्कूल को दिया गया, तुम होली फ्रॉड, तुम बोला कोई बात नहीं। एक ही बात देखनी है, लैपटॉप है, बिजनेस एसेट है, ये बिजनेस एसेट है। बोला हां, खाली चेक करना है क्या आईटीसी लिया या नहीं लिया। अगर आईटीसी लिया है तो सप्लाई है, और नहीं लिया तो भाग जाओ, क्योंकि कंसीडरेशन तो है। व्हेन न्यू लैपटॉप आर परचेज्ड बाय बिजनेस क्वालिफाई द सप्लाई प्रोवाइडेड आईटीसी हैज बीन अवेलेबल बाय एक्स कंपनी ऑन सच लैपटॉप। ओके, तो एक लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, क्या हुआ घटना घटी। हमेशा जब भी फोन पे बात करती थी हमेशा, तो बोलती थी हमेशा तुम कहाँ रहती हो बेटा? मैं भूल गया। अमीर, या हमेशा कहाँ रहती हो बेटा तू? घर पे तो सब कोई रहता है। नालायक आदमी। हाँ, छत्तीसगढ़। ठीक है, चलो गुजरात कहती है। मैं अच्छा अहमदाबाद रहती है, अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद पहुंचा। अचानक एयरपोर्ट से मुझे याद है अमीषा ने मुझे बहुत बार बोला था क्या नाम है हमें। तो मैंने अमीषा को फोन लगाया, हेलो अमीषा, मैं विक्रम सर। हाँ बोलो सर, कैसे हो? आप जब भी आओ अहमदाबाद तो मिलना मुझसे, एकदम पक्का। मैंने कहा मैं अहमदाबाद में हूँ, तो मुझे एड्रेस दोगे तो मैं मिलना चाहूँगा। अच्छा, आप अहमदाबाद में हो? अच्छा, अभी कितने बजे? अभी तो 11 बजने में 10 मिनट बाकी है सर। तो मैं दुकान 12 बजे खोलूँगी, आपको नहीं जाना वहाँ पे? लो भैया, टोन और सब आवाज़ चेंज हो गई अमीषा की। तो मैंने अच्छा अमीषा तुम एड्रेस दे दो, मैं आ जाता हूँ। पहले क्या बोलते थे, आप जाओ फिर मैं आपको लेने आऊँगी। अब बोली मैं 12 बजे पहुँचूँगी, उसके बाद आप आइएगा। ठीक है, देखो टोन चेंज हो गया। मैं धक्का मारते-मारते दुकान में पहुँच गया 12:30 पौने 1 के करीब। अरे सर जस्ट दुकान खोली है, आओ बैठो-बैठो, सफाई भी नहीं हुई है। बैठो सर, यहाँ बैठो, कुर्सी पे बैठो, देखो नहीं। अरे! साला ये तुम ठंडा लेके आओ जल्दी से। अरे सर आप तो ठंडा कैसे पियोगे? अपना ग्लास लेते हो, गला बैठ। अरे ठंडा मत लाना, सबका गला खराब हो जाएगा। चाय ले आओ चाय। चाय? अरे सर गर्मी बहुत है, आप चाय कैसे पियोगे सर? नहीं, अरे तुम चाय छोड़ो, पानी लेके आओ। नॉर्मल पानी ले लेना, फिल्टर वाला। पानी पिला दियो। कुछ खाएँगे सर? मैं तो समझ गया, इतनी देर में तो समझदार हूँ, समझ गया। ये तो गड़बड़ वाला काम हो गया। हाथी के दाँत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, ये लोग पहले ही खाएँगे इनकी। फिर मैंने कहा नहीं, बस मेरे को बहुत सारे काम है, मैं तो काम के लिए आया बस। नहीं सर आप कुछ गिफ्ट लेके जाओ सर, गिफ्ट लेके जाओ। इतने दिन पहली बार मिले। नहीं, एक मिनट बस 2 मिनट स्टॉक के पास गए सर। अरे वो जो स्टॉक रिटर्न करना था ना कंपनी को, हैं? वो 4-5 शर्ट थे ना, कंपनी को रिटर्न करना सब। बोला हाँ, चलिए अच्छा पैक कर दो सबको, जल्दी पैक करो। लो भैया रिटर्न वाला सामान स्टॉक से निकाल के रैपिंग करके सर मेरी तरफ से अच्छा ठीक है। पढ़ लो इसके बाद। निकल गया। डिपार्टमेंट तो देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाले ने बोला, "ओ अनीसा, ये जो तुमने अपने सर को पुराने जो कपड़े दिए हैं ना, वो सप्लाई है।" अरे साला क्यों छा? सप्लाई क्यों छा? क्यों? बोला तुमने आईटीसी लिया था ना, जो परचेज किया था। बोला हाँ, चल आ जाओ। A cloth dealer gives cloth from his business stock to his friend free of cost. Free of cost. Transfer of business stock would amount to supply if ITC has been availed. खत्म हो गया रे बाबा, अब तो पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। हाँ सर, पढ़ने के लिए कुछ नहीं। साईं परदेसी का दुकान इलेक्ट्रॉनिक का, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक का है। मैंने कहा हाँ, साईं परदेसी दिन में एकदम हवा खा रहा है, गर्मी का दिन, अचानक फोन आया। मैं तो फोन दे रहा हूँ, अब आप मिसेस का फोन, मिसेस साईं परदेसी, ठीक है, और उसने नाम सेव करके जिंदगी हो तो मेरी मरेंगे मरने वाले करेंगे। फोन है, हेलो हेलो, जैसे वो हेलो वाला सारा स्टाफ समझ गया फोन कहाँ से है। हाँ, उधर से आवाज आ रही है, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आता इतनी गर्मी है, हॉल में टीवी देखा नहीं जा रहा है, कब से बोल रही है एसी लगाओ। गलती हो गई, मैं भी एसी दो जा रहा हूँ, खोसला जी के जाके मैं 2 एसी लेके आ रहा हूँ और अभी भेजवा। अरे पागल, खोसला जी के यहाँ से क्यों जाकर? खुद का दुकान से नहीं ले सकते? एसी की दुकान है और दूसरे से एसी खरीदो, इसीलिए मैं बोलती हूँ तुम खड़े हो एकदम। अरे हाँ मेरा तो एसी का दुकान। अच्छा एसी लगाता था, जाओ घर पे 2 एसी लगा के आओ। यहाँ से 2 एसी लगा के ले गया। इसका तो ऊपर से जीएसटी बाबा ने, बेटा ये सप्लाई है। बोला कैसे सप्लाई है? मैं तो अपने घर में लगा। बेटा तुमने आईटीसी लिया था ना? बोला हाँ, चलो ये देखो, a dealer of AC permanently transfer AC from his stock for personal use. For personal use at his residence. The transaction will constitute a supply as it is permanent transfer disposal of business asset. The only condition is that ITC. कल मैंने बोला था एक बार, अपने आप को भी सप्लाई करोगे तो सप्लाई है। कल कहा था अपने आप को भी सप्लाई करोगे तो सप्लाई है, प्रोवाइडेड। आ गया नहीं यहाँ पे क्वेश्चन,
यहाँ पे केवल सप्लायर होना पड़ेगा, टू थर्ड पार्टी देने की जरूरत नहीं है, बाई ए पर्सन टू ए पर्सन की जरूरत नहीं है। तो हिमसेल्फ इज आल्सो सप्लाई प्रोवाइडेड, आप पैसा तो लोगे नहीं। और अगर बिजनेस एसेट है, याद रखना बिजनेस एसेट होना चाहिए, और आईटी से लिया तो सप्लाई है। बोलो, इससे अलावा क्लियर करने की किसी को जरूरत है? क्या आपको लगता है कि इस डिस्कशन के बाद तुम्हें कभी ये खोल के पढ़ने की जरूरत है? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, कभी खोल के मत पढ़ना। इसे खोल के पढ़ने की जरूरत, दिमाग में सीधा उतर जाना चाहिए, दिल में उतर जाना चाहिए। अगर मैंने अपने बिजनेस एसेट को बेचा, पैसा आया 7A, पैसा नहीं आया, सप्लाई बिजनेस एसेट है, खाली एक ही पॉइंट देखना है, आईटीसी आईटीसी आईटीसी। किसका है डाउट? सर मुझे एक डाउट है, बताओ। मैंने हैंड रेज किया है, आपने हैंड रेज किया है, किसने हैंड रेज किया है? अब इनको हैंड रेज करके बताना है। चलो, काजल 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 का है कहाँ काजल? बोला हैंड रेज किया, कहाँ हैंड रेज किया बाबा? ओके, काजल ने हैंड रेज किया, ठीक। ये बड़ा अच्छा कर दिया अनअकैडमी वालों ने। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, नाम ही कितना अच्छा है। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, नाम ही कितना अच्छा है। बाकी तो मैं क्या बताऊं तुम्हारी, बोल बेटा। सर पता है आपसे कितने दिन से कोशिश करी थी बात करने की। तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, अब तो मैं बात करूंगा। सर मुझे एक ये डाउट था, वैसे तो मुझे डीटी से ही था, मैंने आपसे पूछने की कोशिश की थी लेकिन आप बता नहीं पाए। सर मतलब हमने लॉ में पढ़ा था अकोमोडेशन बिल के बारे में। हाँ। तो सर उसमें मतलब कि हम अकोमोडेशन बिल में हम किसी को भी मतलब देते हैं, तो मतलब वो बाद में उसकी पेमेंट होती है घूम के आने के बाद, मतलब एक तरह से रियल में पेमेंट नहीं होती। हाँ। तो सर अगर हम क्या नाम है एचयूएफ के अंदर अगर हम किसी को पेमेंट मतलब किसी को अकोमोडेशन बिल देते हैं, हाँ। तो उसमें मतलब क्या होगा, क्या मतलब क्या ट्रीटमेंट होगा उसका? अकोमोडेशन बिल, एग्जैक्टली अकोमोडेशन बिल लॉ में क्या है? व्हाट्स एग्जैक्टली अकोमोडेशन बिल? पहले तो मुझे ये बताओ, फिर मैं उसके बारे में अपने आंसर आ जाएगा। सर अकोमोडेशन बिल मतलब जैसे कि किसी की हेल्प के लिए हम कुछ टाइम के लिए हम उसको मतलब एक बिल बना के दे रहे हैं, वो बाद में जाके बैंक से मतलब पेमेंट ले लेता है, और फिर कुछ टाइम बाद जिसने बिल दिया है वो पेमेंट बैंक को करता है, लेकिन बाद में उसी पे लेता है। चलो ये थोड़ा क्लियर है। तो अकोमोडेशन, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? सर क्या नाम है उसमें टैक्स कैसे पेमेंट होगी? पहली बात तो सपोज मान ले फॉर एग्जांपल कि मैंने अकोमोडेशन बिल तुमको दिया, विदाउट कंसिडरेशन है, तुमको अभी दिया, बाद में तुम मुझे पेमेंट कर दो। नंबर, ये जो पैसे मैं तुमको दे रहा हूं, मान ले कुछ भी अमाउंट हो, ये जो पैसे है ये क्या, ये तो एक तरीके का लोन है ना बेटा। जी सर। लोन तो कभी जिंदगी में इनकम हो ही नहीं सकती, नहीं तो लायबिलिटी है बेटा। सर एक और क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम किसी एचयूएफ को दे रहे हैं तो बात तो एक ही है, पार्टी मतलब इंडिविजुअल है या मैं किसी एचयूएफ को, मैं एक मेंबर, मान लो हमेशा हम लोग के एचयूएफ है, मेरी तेरी जसकरण की नीरज की, सब हम लोग की एचयूएफ है। उसमें काजल के पास कहीं से कुछ पैसा, काजल का अपना पर्सनल एसेट भी खड़ा हुआ है, तो अगर तू कोई भी इंडिविजुअल मेंबर किसी भी एचयूएफ में कोई एसेट ट्रांसफर करता है या वो किसी भी तरीके का अकोमोडेशन व्हाटएवर यू, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ लोन, ठीक है? वो एसेट उसके बाद वो एचयूएफ क्या करेगा, वहां से कोई इनकम जनरेट अगर एचयूएफ करता है, दैट इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल और क्लब इन द हैंड्स ऑफ काजल अंडर सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 में ये प्रोविजन सीख हो गया। ओके सर, मतलब क्लबिंग हो गई, पहुंच गई। सर इसलिए बहुत ज्यादा माइंड हो रहा था, तो मैंने सब कुछ लिया। अच्छी बात है, बस काफी है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। बाप रे, मैंने कहा ना इतना बड़ा गुलाब, कल मेरा हाथ पूरा जल गया। उफ। कितने घटिया घटिया क्वेश्चन पूछ सकते हो मैं तुम लोग, कितने कुछ भी पूछ लो ना, बस विक्रम सर तो बैठे हैं, बस हाथ में कीपैड लिखो जो बनाए लिखो। पूछता है कि सर अगर 71A में कंसीडरेशन है बट आईटीसी नहीं लिया, तो बेटा 71A में आईटीसी से कोई लेना देना है? 71A में जब मैं बात कर रहा हूं तो B प्लस C के बिजनेस और C कंसीडरेशन है, तो कहीं पे मैंने कल से जब पढ़ा रहा हूं तब से क्या मैंने कहीं आईटीसी के बारे में बात की? क्यों बात करेंगे? जब पैसा आ गया तो सीधा जीएसटी लगाएंगे। 71C में आईटीसी के कॉन्सेप्ट को क्यों जन्म दिया? कंसीडरेशन तो है नहीं, कंसीडरेशन ये तो मुद्दा आता है कि जीएसटी सप्लाई माने कि नहीं माने, तो अब वो बोलता है अगर आपने पहले आईटीसी लिया यानी कि बेनिफिट लिया होगा तो मैं सप्लाई मान लूंगा, और नहीं लिया होगा तो राम राम करो। अब कॉमन सेंस लगा यार। अब इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूं जिंदगी भर के लिए, पूरा डिपार्टमेंट ने इतना क्वेश्चन नहीं पूछा था जितना तुम लोग पूछते मुझसे। कोई बात नहीं। हाँ, अब ये सब फालतू जसकरण ने पूछा सर जीएसटी बाबा को कैसे पता चलेगा? बाबा अंतर्यामी है बेटा, कितनी बार समझाया, ये जो क्वेश्चन तुम लोगों के होते हैं कैसे पता चलेगा, तुम भूल रहे हो। अब वो पुराना जमाना नहीं रहा जसकरण, अब नया जमाना है। जब अमीषा ने परचेज किया होगा, ध्यान से सुनना, जरूरी है ये जानना, अमीषा ने जब परचेज किया होगा तो उसको इनवॉइस मिला होगा, जिसने सेल किया होगा उसने इनवॉइस इशू किया, मुझे इनवॉइस मिला। वो जो सेलर है ना, आजकल सेलर आउटवर्ड सप्लाई के केस में जीएसटीआर 1 सेक्शन 37 में एवरीडे के हिसाब से अपलोड करता है पोर्टल में ले जाके, पोर्टल में अपलोड होगा। अब उसने तो पोर्टल में अपलोड कर दिया, अमीषा ने बोला मेरे पास तो है नहीं, तो अमीषा भी तो परचेज के हिसाब से जीएसटीआर 2 जो अभी एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 38 में अपना अपलोड करेगी मैंने ये परचेज किया। उसी परचेज और सेल के डिफरेंस को देख के आईटीसी का कांसेप्ट आता है। और तुमने अपलोड किया कि मैंने परचेज किया और तुमने सेल किया, तो जो स्टॉक मिसिंग है वो कहां गया? वो कहां गया? तुमने बोला वो तो मैंने ना अपने सर को ना रैपर में डाल के दे दिया। अच्छा, तब तो मैंने पैसे नहीं लिए ना? बोला कोई बात नहीं, पैसे नहीं लिए। एक ही बात बताओ अमीषा, तुमने जब परचेज किया था तो आईटीसी तो लिया था ना? बोला हाँ, चल लगाओ जीएसटी। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, आजकल ये सारी चीजें होती है। इनपुट एंड आउटपुट का जो पोर्टल होता है ना वो बड़ा स्ट्रांग हो गया, इसलिए लोग
कोई बात नहीं। लो दूसरा पॉइंट आ गया, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। इसको करो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आ गया आरबीआई रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। आरबीआई पहला पॉइंट क्या था, आर रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन, बी परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, आई इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड प्रिंसिपल एंड एजेंट। सबसे पहले क्या करें, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटेड पर्सन की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, रिलेटेड पर्सन की बात करो सर, रिलेटेड पर्सन की। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, हर्षित कहां कहां तक सोच जाती है, मेरे को तो डाउट है, एक वर्ड भी नहीं आता कि बात, तो ऐसा लगता है कि नहीं बेटा हर्षित ये कभी मत सोचना, कभी ये मत सोचना, डाउट नहीं आ रहा है इसका मतलब यू आर वेरी स्ट्रांग, तुमने उन चीजें से काम कर रहे हो जो चीजें काम की है। तो डाउट होता है, दे आर आल्सो वेरी गुड, देयर थिंकिंग इज डिफरेंट, वो उस तरीके से सोच रहे हैं, उनका ध्यान हमने पढ़ाई पे कम और चीजों पे ज्यादा हो रहा है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये याद रखना, जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो आपका पूरा कंसंट्रेशन कहां होना चाहिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे होना चाहिए कि सर ने जो बोला वो दिमाग में सेट हो रहा है कि नहीं। पर अचानक वहां पे तुम यहाँ की दुनिया ला रहे हो, वहां की दुनिया ला रहे हो, ये दुनिया ला रहे हो, तो ये तो ठीक है, आई अप्रिशिएट, पर कभी कभी यार पूरा फोकस यहाँ पे भी करो। नहीं प्रांजल, तुम्हारे साथ विक्रम सर है ना, तुम्हें कभी झुकने नहीं देंगे, ये याद रखना, तुम्हें कभी झुकने नहीं देंगे, तुम्हारा सर हमेशा ऊंचा रखेंगे इस सब्जेक्ट में, डाउट हो या ना हो, इट डजंट मेक एनी, तुम्हारा सर हमेशा ऊंचा रहेगा, तुम्हारी आइडेंटिटी रहेगी। और मैं तुम्हें आइडेंटिटी का एक सिंपल सा लॉजिक बोल सकता हूँ कि तुम्हारी आइडेंटिटी ये रहेगी कि तुम विक्रम सर के स्टूडेंट हो। मैं कल एक बात बताऊँ, एक बच्ची का, कल एक बच्ची ने मैसेज किया, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद वो क्लास में भी है, मुझे इतना अच्छा लगा, उस बच्चे ने कहा सर मैंने आज पूरे बैकलॉग कवर कर लिए, नंबर 1, मैंने कहा गुड। फिर दूसरा उसने लिखा कि आज सर मैं जीएसटी की लाइव क्लास करने आ रही हूँ, मैंने कहा ठीक है। बोला सर मेरे भैया सीए फाइनल का एग्जाम देना है, ठीक है, उसका जो मैसेज है वो बता रहा हूँ, सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने जब मेरे कॉन्सेप्ट को सुना तो बोलता अभी तेरी यह हालत है, इतना नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट है, तो तुम बहुत आगे हो। तो उसको कितनी खुशी हुई जब उसका बड़ा भाई सीए फाइनल में और उससे जब बात कर रहा और उसे वो एप्रिशिएट करा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना नीट एंड क्लीन कैसे है अभी इस स्टेज में, इनिशियल स्टेज में, तो आगे क्या होगा, तो सोचो कितना उसको खुशी हुई होगी, उसकी उसका उसका कॉन्फिडेंस कितने गुना बड़ा होगा। एक स्टेज वो भी आएगा, अभी लिख लो बॉन्ड पेपर पे, एक स्टेज वो भी आएगा, हो सकता है वो अपने भाई को कई जगह रॉन्ग प्रूफ करके निकल जाए, वो भी आएगा, और वो आएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, ऐसी कई जगह होगी जो हमारे टॉपिक में है, जो फाइनल में है, वाला कई ऐसी चीज टॉपिक होगा, चाहे वो जीएसटी का 50 सेक्शन हो, वो अपने भाई को रॉन्ग करके ऐसे निकल जाएगी, तू रॉन्ग है चेक कर लेना जाके, ये भी करेगा। इसलिए ढंग से सीखो, सीखने का है, सिखा रहा हूँ इसलिए तुम्हारे क्वेश्चन को डील करता हूँ कि नहीं, कोई मन में किसी के नहीं होना चाहिए। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस हुआ, आ जाओ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस किसमें, बिटवीन रिलेटेड पर्सन। अब क्वेश्चन है सर जी रिलेटेड पर्सन कौन, ओहो सर जी रिलेटेड पर्सन मत पूछा करो, सर जी रिलेटेड पर्सन मत पूछा करो, रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आया, ये देखो रिलेटेड पर्सन, ठीक से देखना, कोई नालायक, रुक चुप चुप, यहां से, सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। मैं और मैं और मैं और मैं और वो क्या नाम उसका, आलोक खड़े थे हम लोग जूस की दुकान के, मैं आलोक खड़े थे, बगल से 2 जन आ रही थी, हरे दुपट्टे वाली नीले दुपट्टे वाली, आलोक ने कहा सर हरे दुपट्टे वाली, मैं अच्छा सर प्यार है, अच्छा अच्छा हो देखो तो सही, ओ हरे दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, गाने वाला था लो, बट मन में गाया, मन में, मुझे नहीं पता वो मन में गा रहा, वहां से वो निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई, किसी ने हवा भी नहीं दी। मैंने कहा आलोक कौन, उसने तुमको देखा तक नहीं, उन्हें सर उसको नहीं पता है सर, एक तरफा प्यार है, शाहरुख खान, अरे बक एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो रे, ये वन साइडेड लर्निंग, ऐसा नहीं कि मैं सप्लायर हूं और विशाल रिसिपेंट है, मैं सप्लायर हूं और विशाल रिसिपेंट है, मैं विशाल की कंपनी में डायरेक्टर या ऑफिसर हूं पर विशाल मेरी कंपनी में कुछ नहीं है, तब ये रिलेटेड नहीं है। और अगर मैं उसकी कंपनी में डायरेक्टर या ऑफिसर हूं और विशाल भी मेरी कंपनी में डायरेक्टर ऑफिसर है, ईच अदर बिजनेस, दो तरफा प्यार अगर होगा तो रिलेटेड होगा, दिमाग में सेट हो गया होगा, सच पर्सन ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, एक दूसरे, यस सर, सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, हम लोग क्या है एक बिजनेस में पार्टनर है, पार्टनरशिप फॉर्म में लीगली रिकॉग्नाइज्ड, तो हम भी रिलेटेड हो गए। द पर्सन आर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, यही तो सबसे बड़ा कहानी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेटेड माना गया है, किसको माना गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भी रिलेटेड माना गया, बाकी तीन ये चार जो है फाइनल के लिए आप इसको छोड़ दो, एक्ट कस्टम से रिलेटेड है, दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। अब मेंबर की बात करेंगे तो कौन कौन आएगा सर, स्पाउस आएगी, यस सर, चिन्नू मुन्नू टुन्नू भी आएंगे, यस सर, चिन्नू मुन्नू टुन्नू, चाहे डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो मैरिड हो अनमैरिड हो माइनर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोला हाँ सर। और कौन आएगा, डिपेंडेंट मदर आएगी, माता माने मम्मी, पापा, भाई, बहन, आगे एंड इन लीनियन असेंडेंट एंड लीनियन डिसेंडेंट, दादाजी दादी जी वो भी तो आए ना, ये हो गई फैमिली। आगे ग्रैंड पेरेंट्स, ये आ गया डिपेंडेंट, याद रखना डिपेंडेंट, ये मेरे कौन है, रिलेटिव, खत्म हो गया। तो अगर मान लो मम्मी ने पापा को, पापा ने मम्मी को, या ऐसा कुछ भी रिलेटिव के बीच में भी ट्रांजेक्शन हो ना, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, मेरा भाई कहां चला गया, मेरी बहन कहां चली गई, यूएसए में रहती है, ठीक है, टेक्निकली मान लो आईटी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ले रही है, सीख रही है, मैंने उसे फोन किया, अरे चुन्नी, ऐसा नाम उसका बहुत प्यारा है, प्यार से बचपन में छोटी बहन का तो चुन्नी मुन्नी गुड़िया बाबू ऐसे ही बोलते हैं, चुन्नी एक बात बता ना, अपने वो ऑफिस में ना कंप्यूटर जो है उसमें सैप का प्रोग्राम सेट करना है, बता ना,
ठीक है भैया, मैं करती हूँ, रात को फोन करो आप। ठीक है, चलो रात को फोन किया, उसने पूरा लैपटॉप को खोला, मेरे बिजनेस में पूरा स्लैब का प्रोग्राम एकदम कर दिया। ठीक है, तो अगर यही प्रोग्राम वो किसी और से करवाती ना, कोई और करता ना, उसे $2000 ले लेती, पर घर की बात थी, फ्री में कर दी। अचानक आकाशवाणी हुई, विक्रम बेटे मैं जीएसटी बाबा बोल रहा हूँ। बोला क्या हुआ बाबा? मैंने क्या किया? बोला तुमने अपनी बहना से सॉफ्टवेयर लिया, वो तो प्रोफेशनल इनकम का है, आईटी प्रोफेशनल है, तुमने सॉफ्टवेयर डेवलप कराया, वो भी बिजनेस का। हाँ बाबा मैंने कराया। बहना से तो कराया? बहना तुम्हारी रिलेटिव है ना? हाँ बाबा। और तुमने इसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस है ना? हाँ बाबा। बेटा इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा बेटा। अच्छा बाबा, विक्रम भैया से ठीक से पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा बाबा, ठीक है ना, जीएसटी बाबा की जय। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव। कितनी है रिलेटिव? याद हो गया। नंबर 1 फैमिली रिलेटिव, दूसरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ऑफिसर डायरेक्टर ईच अदर बिजनेस, लीगल पार्टनर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को भी रिलेटिव माना गया है। अब दूसरा याद रखना, डिपेंडेंट ये है, डिपेंडेंट। अब अगर बहना, मैंने इसलिए तुम लोगों ने ढंग से सुना नहीं, तो तुम लोगों ने सुना नहीं, मैंने कहा बहना पढ़ने गई है, मैंने ये नहीं कहा कि बहना वहां पे काम करने गई है, तुम लोग ढंग से सुनते नहीं हो। मैंने कहा बहना पढ़ने गई है। तो हाँ सर आपने कहा बहना पढ़ने गई तो मुझ पर डिपेंडेंट है ना। अगर मैं बता बहना वहां पे आईटी सॉफ्टवेयर अप्लाई कर लिया, वहां पे अपना काम कर रही है, तब कहानी दूसरी होती। सुनना नहीं है, बस कहानी बनाना है बैठ के यहाँ पे। सीखोगे मुझसे, सिखाओगे भी मुझे? नहीं सर, नहीं सर, गलती, गुस्सा मत करिए। अच्छा ठीक है, लीनियंट असेंडेंट डिसेंडेंट, दादाजी दादी जी हो गए ना बेटा? अच्छा ठीक है, हो गया। तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 रिलेटेड तो ठीक है, डिस्टिंक्ट है, ढंग से सुन लेना। डिपेंडेंट का मतलब बेटा जो मुझ पर डिपेंडेंट है अपने रोजमर्रा की जिंदगी को लेके। अब बोलेंगे सर बहना वहां ट्यूशन देती है, अरे ट्यूशन देती है, खाना पीने के लिए पैसा आता है, रहने खाने पीने उसके बाकी सारी चीजों के लिए मुझ पर डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट है। और पर वो मुझसे कुछ नहीं लेती, अपना सब कुछ करती है, तो इंडिपेंडेंट है। हाँ, अब देखो डिस्टिंक्ट पर्सन, ये कौन है सर? ये वीवी सर। ठीक से चार्ट बना लो, याद रखना, जिंदगी में फिर कोई ना बताएगा तुमको, सबसे कॉम्प्लिकेटेड लोग इसे मानते हैं, अपने तो 2 मिनट में बनाएंगे। ये कौन है? वीवी सर। वीवी सर ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया, रजिस्टर्ड करवा लिया। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में इसका क्या कौन है? हेड ऑफिस है, एचओ है इनका, इन्होंने रजिस्टर करवा लिया। ठीक है, फिर तो ये सब काहे पूछते हो यार फ्यूचर? क्यों मेरे को इरिटेट करते हो फ्यूचर आपके क्लास में? हैं? क्या बेहुदा क्वेश्चन करते रहते हो? पार्ट टाइम जॉब है, अपने आप पे डिपेंड, तो ठीक है ना, डिपेंडेंट है तो तुमने खुद ही बोल रहे हो कि पार्ट टाइम जॉब है, मैं डिपेंडेंट, पूरी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट, तो आंसर वही खत्म हो जाता है यार। खुद ही आंसर पूछते हो, खुद ही क्वेश्चन बनाते हो, खुद ही आंसर लिख लेते हो उसी में। अब वो समझेगा मैंने तो आंसर भी लिख लिया था। उसको डांट पड़ी तो खोजेगा, अरे मैंने तो आंसर भी लिखा था। चल, दीदी अपना बिजनेस फैला रहा है। ओ माय गॉड, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सर क्या बोल रहे हैं? हाँ बीवी बड़ा आदमी बन गया बेटा, तुम लोग क्या समझ रहे बीवी को? बड़ा आदमी बन गया। बीवी ने यहाँ पे क्या खोला? यहीं पे वेस्ट बंगाल में ही एक और ऑफिस खोली, वेस्ट बंगाल में ही एक और ऑफिस खोली। ये वेस्ट बंगाल, कोलकाता तो वेस्ट बंगाल में, उसने यहाँ पे रजिस्टर करा। ठीक है सर, बिहार में एक ऑफिस और खोली, इसने नए प्लेस ऑफ बिजनेस खोले। इसे क्या है? प्लेस ऑफ बिजनेस। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, तो बेटा फिर मुझे टेंशन क्या है जिंदगी में? और हाँ सर, यहाँ पे फिर यूपी चला गया, यूपी से पंजाब जाना जरूरी था क्योंकि जसकरण वहाँ पे मेरा भाई है। ठीक है, फिर दिल्ली जाना जरूरी था, दिल्ली में कितने लोग हैं। ठीक है ना, फिर वहाँ से मैं एमपी भी चला गया, मुझे एमपी भी जाना। काजल ने बताया ना क्यों कहाँ रहती है, ध्यान से सुनना। काजल इतनी बात की पर उसने ये नहीं बताया कहाँ रहती है। कोई बात नहीं काजल, ठीक है ना। वहाँ से मैं मुंबई चला गया, मुंबई में तो सबसे ज्यादा बच्चे मुंबई पढ़ते हैं। कोई बात नहीं पूछा तो क्या, गोवा, गोवा तो बेटा गोवा इज नॉट पार्ट, गोवा 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 में प्लेस ऑफ बिजनेस ही खोलेंगे, एंटरटेनमेंट सेटअप खोलेंगे, सब अपने मिलेंगे वहीं पे। ठीक है, इस ऑफिस को उसने क्या किया? रजिस्टर करवा लिया। उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला कि रजिस्टर करा लो भाई, दूसरा ऑफिस खुल रहा है। मैंने कहा मैं तो रजिस्टर हूं ना कोलकाता में। बोला उससे क्या मतलब, आप तो आसनसोल में खोल रहे हो। अच्छा करवा लिया, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट चेंज कर दिया, फालतू आदमी है। दूसरा ऑफिस खोला, उसने बोला कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेट में है, आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। हाँ ये हुआ ना चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, बिहार, बड़ा बिहार में कोई टेंशन वाली बात नहीं, नीतीश कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा यूपी, योगी जी है, योगी जी नाना नाना पे रजिस्टर करवा लेना। पंजाब सिद्धू है, करवा लो बाबा, करवा लो, करवा लो। अरे यार, ओ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, अभी अभी नया बैटरी लगाया हूं। ये पंजाब में मैंने रजिस्टर करवा लिया, दिल्ली केजरीवाल जी सेटिंग कर लेंगे, छोड़िए छोड़िए। एमपी मामा जी अपने ही है। ठीक है, मुंबई ना बाबा, उधर भाई से पंगा लेके कोई फायदा नहीं, रजिस्टर करवा लिया, बस ये हो गई कहानी। देखो वीवी का हेड ऑफिस का है और प्लेस ऑफ बिजनेस खोला, वेस्ट बंगाल में खोला, पर रजिस्टर है, पैन नंबर तो वीवी का ही है ना। ये सारी ऑफिस में जो सिंपल पैन नंबर जो यूज हुआ है वो किसका हुआ है? वीवी का पैन नंबर, क्योंकि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का। उसका पहला 10 डिजिट पैन होता है, तो सारा ऑफिस किसके नाम पे? मेरे नाम पे।
वेस्ट बंगाल में रजिस्टर करवा लिया, खुद को ऑफिस फिर भी डिपार्टमेंट बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन है। डिस्टिंक्ट पर्सन से अलग पर्सन मानो ज्ञानी जी, अलग पर्सन। अल्लाह, डिस्टिंक्ट पर्सन मानने से क्या होगा? ये होगा कि जब आप इसको यहाँ से सामान भेजोगे तो ये सप्लाई मान लिया जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ गया वो जिसने मुझे बोला था रजिस्टर करवा लो? हाँ, अच्छा सर यहाँ पे करूंगा, इसमें डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं करवाया। अच्छा, बिहार में वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, यूपी में डिस्टिंक्ट पर्सन है, पंजाब में डिस्टिंक्ट पर्सन है, दिल्ली में डिस्टिंक्ट पर्सन है, मुंबई में, एमपी में डिस्टिंक्ट पर्सन है, मुंबई में डिस्टिंक्ट पर्सन है। कहने का क्या मतलब निकल कर आया? एक लाइन में मस्त मत क्वेश्चन पूछना जहरीले बच्चों की तरह। एक क्वेश्चन पूछने है कि अगर मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस सेम स्टेट में है और मैंने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो मैं डिस्टिंक्ट पर्सन, और रजिस्टर नहीं कराया सेम स्टेट में तो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं। पर जब दूसरे स्टेट की बात आएगी, चाहे मैं रजिस्टर कराऊं उस ब्रांच को या ना कराऊं, वो डिस्टिंक्ट पर्सन होगा। और डिस्टिंक्ट पर्सन होगा तो मैं इसको यहां से, 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 यहां से, ये सब सप्लाई मान लिया जाएगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कहानी खत्म, कहानी खत्म। दुनिया में जीएसटी में सबसे ज्यादा तकलीफ डिस्ट्रिक्ट पर्सन देता है बच्चों को। रिलेटिव डिस्ट्रिक्ट पर्सन में ऐसे ऐसे नोचते रहते हैं भगवान। डिस्ट्रिक्ट पर्सन, भाई साहब मेरा बच्चा डिस्ट्रिक्ट पर्सन का राजा है, बादशाह है, बादशाह। उसको कुछ भी पूछ लो, डिस्ट्रिक्ट पर्सन उसके खून में है। दूसरे स्टेट में रजिस्टर कराऊं या ना कराऊं, वो डिस्ट्रिक्ट पर्सन है। सेम स्टेट में अगर रजिस्टर करवा लिया मल्टीपल ऑफिस को तो डिस्ट्रिक्ट पर्सन है, और नहीं कराया तो बोलो सारा। सलोनी ये बहुत इजी है ना बेटा, तुम्हें पता है बेटा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो करते हैं ना बच्चे, वो रिलेटिव और डिस्ट्रिक्ट पर्सन में करते हैं। रिलेटिव में ऑफिसर्स और डायरेक्टर में घूम जाते हैं। सप्लायर इज ऑफिसर और रिसिपिएंट कुछ नहीं बोलते। रिलेटिव क्योंकि हम पढ़े ऑफिसर डायरेक्टर। भैया एक तरफा प्यार नहीं चलता है, दो तरफा प्यार चलता है। क्योंकि बेटा रजिस्टर करवाया ना, पहले केस में डीपी इसलिए है कार्तिक क्योंकि सेम स्टेट में होने के बावजूद मुझे रजिस्टर करवा लिया। रजिस्टर करवा लिया इसलिए बोलता हूं अपने क्लाइंट को कभी मत बोलना कि सेम स्टेट में अगर तो रजिस्टर मत करवाना, क्योंकि रजिस्टर तुमने करवा लिया ना तो आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है कार्तिक? लो बेटा, ये सब आप एग्जाम्पल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सर एग्जाम्पल पढ़ाओ ना सर। ना 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 ना। अच्छा चलो अब करते हैं नोट। डिस्टिंक्ट पर्सन, यहां पे लिखो डिस्टिंक्ट पर्सन, रेफर वीवी चार्ट, इग्नोर। पीछे वाला पेज देखना, लो पीछे वाला पेज देखना, जल्दी से बना लो। उफ उफ, क्या हुआ पारस बेटा? ओए पारस, क्या हुआ पारू? सर तुम इंपोर्ट में काहे दिमाग लगाए जा रहे हो हार्दिक? ओ भाई इंपोर्ट में रुक जाना बेटा, थोड़ी देर रुक जा। इंपोर्ट के लिए थोड़ा सा रुक जा रे बेटा, अभी इंपोर्ट आने वाला है ना, थोड़ा सा सब्र कर, सब्र करो रे बाबा, सब्र करो। एग्रीगेट टर्नओवर में एकदम ऐड करेंगे सेम पैन नंबर पे जितना भी हिस्सा इसमें डीपी इसलिए है कार्तिक क्योंकि सेम स्टेट में होने के बावजूद मुझे रजिस्टर करवा लिया। रजिस्टर करवा लिया इसलिए बोलता हूं अपने क्लाइंट को कभी मत बोलना कि सेम स्टेट में है तो रजिस्टर मत करवाना, क्योंकि रजिस्टर तुमने करवा लिया ना तो आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है कार्तिक? लो बेटा, ये सब आप एग्जांपल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सर एग्जांपल पढ़ाओ ना सर। ना 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 ना। अच्छा चलो अब करते हैं नोट। डिस्टिंक्ट पर्सन, यहां पे लिखो डिस्टिंक्ट पर्सन, रेफर वीवी चार्ट, इग्नोर। पीछे वाला पेज देखना, लो पीछे वाला पेज देखना, जल्दी से बना लो। उफ उफ, क्या हुआ पारस बेटा? ओए पारस, क्या हुआ पारू? सर तुम इंपोर्ट में काहे दिमाग लगाए जा रहे हो हार्दिक? ओ भाई इंपोर्ट में रुक जाना बेटा, थोड़ी देर रुक जा। इंपोर्ट के लिए थोड़ा सा रुक जा बेटा, अभी इंपोर्ट आने वाला है ना, थोड़ा सा सब्र कर, सब्र करो रे बाबा, सब्र करो। एग्रीगेट टर्नओवर में एकदम ऐड करेंगे सेम पैन नंबर पे जितना भी है सबका ऐड करेंगे, सबका ऐड करेंगे। पहले मैं सबका ऐड करेंगे। हटा दो। हाँ सर ऐड है। आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अब एक क्वेश्चन है जो उसने पूछा है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। रोहन ने पूछा है सर अलग अलग पैन कार्ड से रजिस्टर करना एकदम डेफिनेटली। जब आप डिफरेंट प्लेस में ऑफिस खोलो ना रोहन, तो कोई केस अपनी वाइफ के नाम पे खोलना, बच्चों के नाम पे खोलना, माताजी के नाम पे खोलना, पिताजी के नाम पे खोलना, भाई के नाम पे खोलना, इससे क्या फायदा होगा? डिस्ट्रिक्ट पर्सन का कांसेप्ट से बच जाओगे। सर बच भी जाएंगे तो क्या होगा? मैंने सप्लाई किया तो हुआ ना, चलो। और इमीडिएट टर्नओवर का जो बेनिफिट है रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन स्कीम, उससे बच जाओगे। बोला हां सर टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे कहां-कहां से क्वेश्चन लाके हमें कंफ्यूज करते हैं रॉन्ग क्वेश्चन के साथ। हम एक सेक्शन में उनको बोल देते हैं हम वीवी आर्मी। नहीं कार्तिक एक बात बताओ, सर टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे कहां-कहां से क्वेश्चन लाके हमें कंफ्यूज करते हैं रॉन्ग आंसर के साथ। हम एक सेक्शन में उनको बोल देते हैं वीवी आर्मी है। सर अगर बिजनेस वेस्ट बंगाल में ठीक है तो सर एक सेकंड बट ट्रांसफर किया दिल्ली में, बट अगर वहां ट्रांसफर को दिल्ली में ट्रांसफर किया तो सप्लाई नहीं है ना। सर अगर बिजनेस वेस्ट बंगाल में बट ट्रांसफर किया दिल्ली में, बट अगर वहीं ट्रांसफर को दिल्ली में ट्रांसफर किया, क्वेश्चन नहीं तो तू समझ गया क्या क्वेश्चन? तू क्वेश्चन समझ गया क्या भाई? तू मेरे को पूछा है, तू पहले समझ क्वेश्चन को। अब तू समझ मत, मैं तेरे को कॉल करूंगा, तू कॉल पे बता दूंगा। ठीक है पास? सर डाउट है जैसे पहले वेस्ट बंगाल से सेटअप किया था सप्लाई मान लिया, बट फिर यूपी में कानपुर से बनारस किया बाद में तो फिर सप्लाई होगा। अच्छा एक सेकंड तो मैं एक बार करवा दूं। एक सेकंड आप लोग अगर मैं इस टॉपिक को करवा के मैं आपके सारे क्वेश्चन को एक जगह बना के दे दूं तो चलेगा सर? चलेगा? जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है मैं एक चार्ट बना देता हूं, मैं तुम लोग के क्वेश्चन जो है पहले इसको करते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछो। चल अब ऐसा अपने आप मोहन ने चार्ट एग्जांपल तो पढ़ेंगे, ये तो चार्ट में पढ़िए।
ये तो बैंक से स्पेशल चार्ट में पढ़िए आप। मोहन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली। ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में। ये आल्सो ऑब्टेन रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। आगे पढ़ोगे, हम खत्म कर दें। ये आगे पढ़ोगे, हम खत्म कर दें। नहीं, आगे नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? एक ऑफिस दिल्ली में, एक ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट पर्सन है, डिस्ट्रिक्ट पर्सन है, यहाँ से यहाँ अगर करेगा तो सप्लाई होगा। खत्म हो गया आंसर जी, खत्म हो गया। देखो, रघुवीर फैब्रिक ट्रांसफर 1000 शर्ट फ्रॉम फैक्ट्री लोकेटेड लखनऊ। लखनऊ कहाँ? यूपी में। कुछ रिटेल शोरूम in दिल्ली, उसका शोरूम कहाँ पे है? दिल्ली में। ओह माय गॉड, दिल्ली में। तो यूपी और दिल्ली में हुआ है, तो ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट पर्सन। हाँ सर, डिस्ट्रिक्ट पर्सन। और लखनऊ से माने फैक्ट्री से शोरूम में जा रहा है, तो ये हो गया सप्लाई सप्लाई सप्लाई। अब यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो मैं पास का क्वेश्चन को डील कर दे रहा हूँ। उसकी फैक्ट्री कहाँ पे है? यूपी में। यूपी में कहाँ? लखनऊ से। लखनऊ से वो कहाँ है? उसका एक इलाहाबाद में एक ऑफिस है, एक इलाहाबाद में शोरूम है। मान लो एक उसका एक शोरूम इलाहाबाद में है, एक शोरूम आगरा में है, और ये उसने नॉट रजिस्टर्ड है। इसने रजिस्टर्ड नहीं किया, इसने रजिस्टर्ड कर लिया। तो अगर लखनऊ की फैक्ट्री से इलाहाबाद के शोरूम में जा रहा है, नॉट रजिस्टर्ड है, तो ये सप्लाई नहीं है। पर अगर इसने रजिस्टर कर लिया, सेम आ रहा, तो ये सप्लाई है। मेरे ख्याल से पास तुम्हारा क्वेश्चन कैंसिल हो गया। ध्यान करो थोड़ा सा, ध्यान करो। तुषार का सेम क्वेश्चन हो गया, तुषार तेरा भी हो गया, तुषार तेरा। अब तो तुम क्वेश्चन बना लोगे। क्वेश्चन मेरे भरोसे मत रहो। अब तुम क्वेश्चन खुद बनाओ, खुद आंसर दो। चार्ट बना लो अपने आप, जितना बनाना है पूरा पेज पूरी दीवार लेके सब आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट एक ही होता है ना। आंसर क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है। ऐसा थोड़ी कि हर क्वेश्चन के साथ आपका कॉन्सेप्ट चेंज होगा। जिंदगी में नहीं होगा। कॉन्सेप्ट विल बी वन, क्वेश्चन विल बी 1000, आंसर विल बी वन। नेक्स्ट, इशू नंबर 2 आगे वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, रिलेटेड पर्सन। बाय वर्च्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन गिवन अबव, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी रिलेटेड पर्सन बोला। यस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेटेड पर्सन। हां, कभी एक स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब मैसेज मत करो, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। ये रिलायंस है, ये जसकरण है। ये रिलायंस और ये जसकरण। ओके सर, जीएसटी बहुत इंटरेस्टिंग है। माने जीएसटी जो लोग पढ़ाते हैं ना, जीएसटी वो लोग बोलते हैं, लोगों को लगता है कि जीएसटी थ्योरेटिकल है। नहीं, जीएसटी तो प्योर प्रैक्टिकल। माने इतनी चीजें इसके भीतर समझ में लायक। और एक सबसे बड़ी बात है, इसके कॉन्सेप्ट को एक बार समझना, वन टाइम सीखना है। उसके बाद तो कोई भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, कहां से आगे बोल के देखिए, फाइनल क्या बोलेंगे भैया, जाके जब बना के देता हूं। व्यवहार में पूछा सेम स्टेट में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं, नहीं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेम स्टेट में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, इसलिए तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए। रिलायंस और जसकरण। रिलायंस कौन है बेटा? सर एम्प्लॉयर है। और ये कौन है? ये एम्प्लॉयर है। और ये कौन है सर? एम्प्लॉई। ओके, ये रिश्ता सास बहू का रिश्ता है। ये रिश्ता कौन है? सास बहू का रिश्ता है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिश्ता सास बहू का रिश्ता है। इसके बिना नहीं दिया जा सकता, उसके बिना नहीं दिया जा सकता, या ये इसके बिना नहीं सकता, नहीं इसके बिना नहीं सकता। इसलिए इसको डिपार्टमेंट ने क्या बना दिया? रिलेटिव बना दिया। सास बहू का रिश्ता रिलेटिव बना दिया। रिलायंस ने जसकरण को क्या कहा? मैं तुम्हें क्या दूंगा? कंसीडरेशन दूंगा, कंसीडरेशन दूंगा। और एज पर कॉन्ट्रैक्ट, आपके मेरे बीच में एक्सप्रेस एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बोला हाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट है, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, नौकर दूंगा, चाकर दूंगा, बंगला दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, क्या दूंगा, क्या दूंगा, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीजें। जसकरण ने कहा चलो मैं तुम पे एहसान करता हूं। अब एहसान करता हूं जिसका एहसान कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा है एहसान करने वाले आदमी। कोकिला मैन गोपी बो, कोकिला मैन गोपी बो। ये इसके बदले क्या देगा? ये इसके बदले क्या देगा दोस्त? इसके बदले सर्विस देगा। और ये कंसीडरेशन और ये सब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। ये कंसीडरेशन जसकरण के हाथ में क्या होगा? सैलरी। जसकरण के हाथ में क्या होगा? सैलरी। अग्रीड। जैसे ही सैलरी होगा, तो ये जो कंसीडरेशन उसमें नो जीएसटी। जानते हो क्यों? ये नेगेटिव लिस्ट का आइटम है। किसका आइटम है? सर्विस प्रोवाइडेड, ये यानी कि नेगेटिव लिस्ट का आइटम है। क्यों नेगेटिव लिस्ट? कहता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इज नेगेटिव लिस्ट। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू, सर्विस प्रोवाइडेड जसकरण टू रिलायंस इज इन नेगेटिव लिस्ट। अच्छा, तो जीएसटी का तो बात नहीं। बोला प्रोवाइडेड, याद रखना, जो पैसे उसको मिल रहे हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए जसकरण को, जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिलने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो इनकम अंडर द सैलरी है, और वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो वो फिर नेगेटिव लिस्ट में। पर अचानक एक दिन जसकरण ने रिलायंस में को कहा, मेरी आज शादी है, मेरी आज शादी है। अच्छा शादी है, फिर आप जरूर आइएगा। अरे बाबा आएंगे। और रिलायंस ने अब रिलायंस से शादी के माहौल या बर्थडे पार्टी या किसी का भी जसकरण को क्या दिया? क्या दिया बेटा? जसकरण को गिफ्ट दिया। मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से एक है, क्या गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है क्या? एक क्वेश्चन, इतना तो तुम लोग समझ गए सभी। क्या गिफ्ट लिखा था? तुम्हारी शादी होगी तो मैं गिफ्ट दूंगा, तुम्हारे बच्चों की शादी में गिफ्ट दूंगा? ना ना ना, कॉन्ट्रैक्ट का आइटम नहीं है। गिफ्ट इज नॉट अंडर कॉन्ट्रैक्ट। माना को गिफ्ट पर कीजिएगा, पर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का आइटम नहीं है, आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी दे सकता है। तब जो गिफ्ट के लिए, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो गिफ्ट के लिए डिपार्टमेंट बोला, सुनो जसकरण, अगर अप टू 50,000 अगर तुमको गिफ्ट मिला तो नो जीएसटी, माफी दे देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आइटम में फिर भी फायदा दे रहा हूं। पर अगर 50,000 के ऊपर अगर तुमने गिफ्ट लिया तो जीएसटी लग जाएगा। अरे मैं पानी पानी हो गया, मैं पानी पानी, ये खत्म हो गया माना। बेटा नंदनी, ना काइंड का कोई मतलब है, ना कैश का मतलब है। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं पड़ रही है, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं कैश और काइंड से। कैश और काइंड का खेला खेलेंगे कहाँ? टीटी में। ठीक है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना नंदनी है बेटा। अच्छा चलो, होगी कहानी खत्म। जो मैं टॉपिक करा तो खून में चला जाता है, खून में जाने के लिए तो पढ़ाता हूँ बेटा। देखो अभी तुम बहरे थे, अब मैं तुम में से सुनने वाले हो। अभी सुबह सुबह तुम बहरे हो। मैंने क्या कहा? शादी के समय, बर्थडे पार्टी के समय, मुंडन के समय, हल्दी के समय, कहीं पे भी मिले गिफ्ट, गिफ्ट मिला है। मैरिज तो एक एग्जांपल दे रहा था, बस पकड़ लो मैरिज, तो मैरिज का एग्जांपल दिया, तो मैरिज में हल्दी में भी जा सकता है, बर्थडे में भी आ सकता है, मैरिज एनिवर्सरी में भी आ सकता है। गिफ्ट के लिए मैरिज होना जरूरी है क्या? कभी भी दे सकते हैं अपनी।
ध्यान से देखो, हाउ ध्यान से देखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन बोलो, हाँ अब पढ़ने दो, पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ लो। शेड्यूल 3 क्या बोलता है? हाउ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय, ठीक से देखना, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय। तो मेरी चोरा चोरी तुम्हें मालूम नहीं, अभी तो तुम क्या यार, इसको 2 मिनट में ना, 1 मिनट भी अगर आप इसको छोड़ दोगे ना, नाराज हो जाती है। 1 मिनट आप बात करते करते 1 मिनट हो जाता है, तुमको समझाते ये नाराज हो जाती है। ऐसे नाराज मत हुआ कर, काजल से तो बात कर रहा था, तू नाराज हो रही है, प्लीज। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने क्या दिया? सर्विस दी, किसको दिया? टू एम्प्लॉयर, किसको दिया? एम्प्लॉयर, सर्विस दी किसने? एम्प्लॉय ने दी, और एम्प्लॉयर को दी। इन द कोर्स ऑफ इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दिया, आर नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि इसे हमने नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। तो हाँ सर, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। गिफ्ट आ गया, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, गिफ्ट किसने दिया? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया। शेड्यूल 1 प्रोवाइड दैट गिफ्ट आर नॉट एक्सीडिंग रुपीस, यानी कि अप टू 50,000 रुपया तक माफी, 50,000 तक माफी, नो जीएसटी, ओके। इन वैल्यू देखो, रुपीज 50,000 इन वैल्यू लिखा है नंदनी, इन वैल्यू, वैल्यू में इन कैश भी हो सकता है बेटा, कैश भी हो सकता है, हाँ सर। इन अ फाइनेंशियल ईयर when employer to employee shall not be treated as a supplier of goods or service or however gift of value more than 50,000 made without consideration are subject to GST when made in the course of further service। अब कई लोगों के मन में आएगा, अब एक क्वेश्चन और आएगा, मुझे पता है तुम लोग कैसे हो। सर एक बात बताओ, 60,000 का गिफ्ट है तो 10,000 पे जीएसटी, 50,000 पे जीएसटी, अरे बावले पूरे पे जीएसटी, पूरे पे जीएसटी। क्वेश्चन तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन, तो पूछोगे पूछोगे, पहले से जान लो। 50 के ऊपर बोला जीएसटी, तब आपके मन में आंसर 60,000 दिया तो कितना पे जीएसटी? 10,000 पे या पूरा पे? आंसर क्या? पूरे पे, पूरा। ये लिमिट क्रॉस करते पूरा जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। नो मोर क्वेश्चन। नो जीएसटी ऑन सप्लाई बाय द एम्प्लॉयर इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, बात हो चुकी है कि उस आइटम पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं नौकर दूंगा, चाकर दूंगा, ये दूंगा। तुमने चीज को फॉलो किया? पूरे सारी चैप्टर में जो भी मिलता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिलता है, बोला हाँ सर पूरा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिला। एक आइटम में जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं मिलता वो क्या है बताओ? एक आइटम में जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं मिलता वो क्या बताओ? गिफ्ट। केवल एक आइटम में जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं मिलता वो गिफ्ट, इसीलिए गिफ्ट के प्रोविजन को जीएसटी में डाल दिया गया, इसीलिए जीएसटी को यहां डाला, बाकी तो किसी को नहीं डाला। हाँ आशीष सर, गिफ्ट 5 ओके, 3 और 4 टाइम्स दिया, सब मिला के बेटा इन एग्रीगेट इन ईयर, मान लो 10,000 एक बार दिया, 15,000 एक बार दिया, 20,000 एक बार दिया, इन एग्रीगेट 50,000 के ऊपर अगर वैल्यू चला गया तो पूरा पे जीएसटी लगा देगा। और किसी तक एग्रीमेंट होता है, ओवर टाइम तो एग्रीमेंट होता है बेटा, ओटी अलाउंसेस ये सब तो एग्रीमेंट के तहत, तुम ऐसा करोगे तुम ये ओवर टाइम दो, तो रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा होता है सारी चीजें, सब चीज लिखा है। गिफ्ट कभी नहीं लिखा होता कि तुम्हारी शादी होगी तो गिफ्ट दूंगा, कॉमन सेंस यार, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगेगा। क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, इसको पढ़ाने के पहले मुझे लगता है कई लोग इंपोर्ट की तरफ होते हैं। हमारी सब सर ये जीएसटी एम्प्लॉयर पे करेगा, सर ये जीएसटी एम्प्लॉयर पे करेगा, लॉजिक की बात बेटा। सप्लायर कौन? सप्लायर कौन? जीएसटी कौन देता बेटा? जीएसटी कौन देता है सर? आर्यन जीएसटी कौन देता बेटा? सप्लायर देता। सप्लायर यहाँ पे कौन है गिफ्ट का? ये गिफ्ट किसके लिए? किसका? एम्प्लॉयर का। तो जीएसटी कौन देगा? एम्प्लॉयर, ठीक है बेटा, इतना समझो। हाँ आगे अगर कहीं पड़े वहां आरसीए मॉडल तो अलग बात है, इन जनरल तो सप्लायर ही देगा। ओके सर, लो भैया, सर मेरी फ्रेंड बीकॉम में है, उसे जीएसटी में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने उसे आपकी यूआईटी के जीएसटी के लेक्चर रिकमेंड किया, सर वो आपकी फैन हो गई। वाह वाह वाह, ऐसे ही तुम लोग ऐसे करता है। एक सेकंड, वो होता कुछ इरिटेशन होती है, मतलब इस जगह ना एकदम अचानक एक अजीब सा लगता है, पता चलता है कि हाँ यहाँ पे बहुत सारी चीजें डैमेज हुई हुई है। एक अचानक इरिटेशन आती है ना, इतनी जोर से लगता है कि हाँ शांत रहो, तुम डैमेज आदमी हो गए हो, शरीर पहले जैसा नहीं है, ये तो अपने आप को समझ रहे हो, बूढ़े हो गए हो। जब तक आपकी बॉडी, जब तक आपकी बॉडी, जब तक आपने दम है, सारी चीजों को तब तक ले आना, क्योंकि वंस यू क्रॉस द 35 40 वहां से आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट चलो, उल्टी गंगा रहती है। तो अपने आप को 35-40 साल तक इतना स्टैब्लिश कर लेना कि फिर आने वाले 20 साल तक आप उस स्टैब्लिशमेंट को करो। हम एजुकेटर के लिए ऐसा नहीं है, हमारे एजुकेटर के लिए ऐसा नहीं है, हम एजुकेटर हम जब तक हैं तब तक है, हम चले गए तो कोई मतलब नहीं। 2 महीने बाद 3 महीने बाद बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, महीने बाद 2 महीने बाद बच्चे भूल जाते हैं। ये एजुकेटर्स की लाइफ का सबसे बड़ा रोना होता है। एजुकेटर्स अपने 15 साल 20 साल अपनी जिंदगी के जो सबसे इंपॉर्टेंट साल है वो अपने बच्चों के ऊपर देता है, ठीक, पैसे भी कमाता है, उसका मेन रोजमर्रा है, पर उसकी उस उम्र के बाद जैसे वो क्रॉस होता है तो एक इतिहास बन जाता है हर एजुकेटर। लोग पागल कर दिया मुझे, लोगों ने मुझे पागल कर दिया, और सबसे ज्यादा पागल किस लड़की ने कर बेबी 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 ओ बेबी, जब फिर देख लो पागल कर देती है बेबी। बेबी को एकदम पसंद है, इसलिए तुम पतलू रही हो है तो बेबी चली गई, चली गई बाय।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की बेबी चली गई, मेरे जान क्या हो जाती है, मेरे आने के पहले वो आती है। देखो ये सब फालतू बातें करें सर। इंपोर्ट और सर्विस, चलो पहले मैं बेबी को ही क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो फिर से बियानी सर आप फिर से इंपोर्ट में लग गए, मैं क्या करूँ बेटा, अब तो पूरा का पूरा हो गया, तो एक बार फिर से दिखाई देता हूँ। इंपोर्ट और सर्विस बेबी को फिर भी पसंद ही नहीं आ रहा है, बार बार बोल रहा हूँ। इंपोर्ट और सर्विस में क्या देखना है बेटा, ठीक है, इंपोर्ट और सर्विस में केवल दो वर्ड को देख बेबी, कुछ मत करना बच्चा, दो वर्ड को देख। जो इंपोर्ट और सर्विस है ना, एकदम मेरी बात को सुन, जो मैं बोल रहा हूँ बस उस पर ध्यान दे, जिंदगी में गलती नहीं, पहला दो वर्ड चेक कर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसिडरेशन, मैं फाइनल चार्ट दे रहा हूं, इसके बाद मत पूछना मेरे से कुछ भी, नो कंसिडरेशन, ठीक है, बस इंपोर्ट और सर्विस और कंसिडरेशन बेबी। बेटा देख कंसिडरेशन वर्ड जैसे आया, बाकी दुनिया बकवास, एक लाइन में सप्लाई लिख ले 7 एक कहां गया सर, अरे सर डूब ना जाके गंगा जी में पानी लिखा है ना, डुबकी लगा के एक क्यों आएगा भाई, एक क्यों आएगा, इंपोर्ट और सर्विस एक का कोई कांसेप्ट ही नहीं है, इंपोर्ट और सर्विस या तो भी ऐसी, मैंने गलती लिख दिया 7 ठीक है, एक क्यों नालायक कहीं का। ओके बेबी क्लियर, क्यों भी ये क्लियर, इंपोर्ट किया कंसीडरेशन। अब बेबी का क्वेश्चन आया, सर एक बात बताओ, मैंने कहा वो तो बोली ले, तू रुकेगी तो नहीं पूछ ले, सर मैंने रिलेटिव से किया कोई फर्क नहीं पड़ता, सर मैंने नॉन रिलेटिव से किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर बिजनेस के लिए किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉन बिजनेस के लिए किया कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके सर कोई फर्क नहीं, आपको भी कोई फर्क नहीं, मेरे को भी फर्क नहीं, डिपार्टमेंट कोई फर्क नहीं, इसलिए मैं लिख लेता हूं इररिलेवेंट। हैप्पी, मैं तो पानी पानी हो गया, मैं पानी पढ़ने के बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं, सर ये तो बात गजब दिया, एक बार में सारा गेम खेल के चले, फाइनल वर्डिक्ट तो सुन लिया करो यानी से की, यानी से चार्ट बताएंगे ना, काय टेंशन लेते हो। हां अब मुद्दा आया, अब मुद्दा है, ए डीसी सुन इधर, सुन आगे मत बढ़ यानी सर से, समझ ले बाद में बढ़ना, हर टाइम बता रहा हूं, तीनों चीज को फॉलो करना, तीनों पर चार्ट अलग है, मैं तुम्हें चीज को फॉलो किया, तीसरी बार बना रहा हूं, तीनों पर चार्ट अलग है, अब चौथी बार बनाऊंगा थोड़ी देर बाद, आदमी नेक्स्ट टाइम चौथी बार वो एकदम अलग होगा, तो ये सब मत सोचना, कोई रटा बनिए ना, जो चीज समझ में आती है क्लास में जो मन में आओ, और जो रट लेंगे तो जिंदगी में एक स्टेप हो जाएंगे, उस तालाब के पानी की तरह, उसी में डुबकी लगाएंगे, एक बार से बता दीजिए ना, वैसे चार्ट को बताएंगे, फिर बोलेंगे सर एक और बता दीजिए ना, फिर उसी चार्ट को बताएंगे, बच्चा उसी में अंडरलाइन मार्किंग करते रहेंगे, ये प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा मास्टर हो जाता है। अब नो कंसीडरेशन, जब नो कंसीडरेशन वर्ड यूज किया, जब नो कंसीडरेशन वर्ड यूज कर दिया डिपार्टमेंट में, चेतन को तो निकाल दूंगा, चेतन को तो ब्लॉक करूंगा 3 दिन के लिए पनिशमेंट, बहुत चोर भागना है चेतन को पहला बंदा होगा जिसका ब्लॉक करूंगा, ठीक है। जब नो कंसीडरेशन वर्ड आया तब डिपार्टमेंट तुमसे पूछेगा, तब डिपार्टमेंट तुमसे पूछेगा, अच्छा तब डिपार्टमेंट दूसरे एक कंसीडरेशन वाला वर्ड चला गया, तब डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि बिजनेस है कि नहीं है, तब आंसर बिजनेस है कि नहीं, ये डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा, बोला हाँ सर ये पूछेगा, तब आप क्या बोलेंगे, आप आंसर देंगे यस, और बिजनेस नहीं तो नो। अगर उसने कहा बिजनेस नहीं है, नहीं बिजनेस के लिए यानी कि ना तो कंसीडरेशन है और ना बिजनेस है, तो आप बोलेगा घर जाओ, सो जाओ, जा जा बाद में अभी जा आगे स्मार्ट, बिजनेस ना कंसीडरेशन दो ही नहीं, भाग से खत्म हो गया, देख इतनी समरी होगी, कंसीडरेशन है बी में सीधा लेके जाने का, बाकी कोई चीज नहीं देखने का, कंसीडरेशन नहीं और बिजनेस भी नहीं है तो उसको निकाल देने का, अभी टाइगर जिंदा है, अभी टाइगर जिंदा है, तो उसने कहा कि बिजनेस है, बोला हाँ बिजनेस है, उसने बोला बिजनेस है, ठीक है, तब मैं पूछूंगा अगर बिजनेस है तब मैं आप क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छा इंपोर्ट जो तुमने किया है रिलेटिव से किया या नहीं किया, आंसर आएगा रिलेटिव से, तब आंसर है यस, आंसर मैंने रिलेटिव से इंपोर्ट किया, रिलेटिव या डिस्टिंक्ट पर्सन से आंसर आएगा। तो देखो कंसीडरेशन नहीं है पर बिजनेस है, कंसीडरेशन नहीं है पर बिजनेस तो है, और वो भी किससे है, रिलेटिव से है, तब एक सेक्शन जिंदा है 7(1)(c) और रिलेटिव से नहीं तो खत्म। अब इससे ज्यादा मैं समरी क्या बताऊं, ओ हर्ष को दीपांश को अभी समझ में आया, दीपांश को किसे ये तो पहले ही बना देते, इन लोग अब समझ में आया कि पहले बना देते, खतरनाक हो तुम लोग भाई। अगर आपकी बात आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाँ देख अगर मैं पढ़ा नहीं तुम्हारा, अगर तुमने क्वेश्चन अभी पूछा है और उसके बाद अगर ऐसा लगा कि तुम ये क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए था, कसम से गुरु तेरी लंका में लगा दूंगा आज। सर अगर इंपोर्ट और डिस्ट्रिक्ट पर्सन है फॉर बिजनेस विदाउट कंसीडरेशन तो सप्लाई है क्या, हाँ ठीक ठीक, तुम सब तो क्वेश्चन नहीं पूछे, तुम कंफर्म कर लो, ठीक है, रिलेटिव और डिस्ट्रिक्ट पर्सन तो बात की है नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, आ जाओ लो इंपोर्ट ऑफ सर्विस थ्योरी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पेज नंबर 107, इसमें आप क्या लिखोगे, रेफर चार्ट, पेज नंबर 147 रेफर बियानी सर के चार्ट, ओके सर कहानी खत्म, इधर देखो एबीसी एसोसिएट्स रिसीव लीगल कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम हिज हेड ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट पर्सन हो गया हर्ष, हार्दिक यही ना क्वेश्चन करते हैं, लीगल हेड ऑफिस इन मलेशिया, द हेड ऑफिस हैज रेंडर्ड सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट टू हिज ब्रांच ऑफिस, ठीक है भैया, डिस्ट्रिक्ट पर्सन ऐसे पर्सन बात करेंगे, सिंस एबीसी एसोसिएटेड ब्रांच ऑफिस आर रिलेटेड पर्सन, सर्विस रिसीव्ड बाय एबीसी विल क्वालिफाई द सप्लाई इवन दो द हेड ऑफिस हैज नॉट चार्ज एनीथिंग, कोई बात नहीं है 7(1)(c) में आ गया, हां सर। नेक्स्ट सुनीता ए प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, साउथ आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम हिज ब्रदर लोकेटेड इन यूएसए विद रिस्पेक्ट टू न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली, दिल्ली मतलब दिल्ली, एक तो फ्री में नॉट ए सप्लाई, क्यों, एक तो कंसीडरेशन नहीं है, दूसरा बिजनेस भी नहीं है, ना तो बी फैक्टर काम कर रहा है और ना सी फैक्टर काम कर रहा है, दोनों फैक्टर नहीं है तो नॉट ए सप्लाई, अरे एक नहीं है तो फिर भी हम चेक कर सकते हैं, बी नहीं तो सी देखिए, सी नहीं तो बी देखिए, दोनों ही नहीं तो तुम क्या कर रहे हो, गाना गाना पड़ेगा ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, अरे नाम वालो, कब जब नबी है और ना सी है ना, ओके। अब पेज नंबर 106, पेज नंबर 106, अच्छा प्रिंसिपल एंड एजेंट, सर इतना पढ़ाओगे तो कैसे होगा, ना 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 मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, आर हो गया रिलेटिव एंड डिस्ट्रिक्ट पर्सन, बी हो गया परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, ये भी हो गया, एंड आई इंपोर्ट सर्विस हो गया, प्रिंसिपल एंड एजेंट हो गया, शेड्यूल 1 खत्म, बाकी खेला खत्म, अब एक क्लास में सारा गेम खत्म हो गया। अब बताओ
मैं एक ही लाइन लिखूंगा। देखो एक प्रिंसिपल है, ध्यान से देखना, नो डिस्कशन, और इसके बाद प्लीज ने क्वेश्चन मत पूछना, एक बार सिखा दिया। प्रिंसिपल ये कौन है? एजेंट है। प्रिंसिपल कौन है? वीवी प्रिंसिपल है। एजेंट कौन है? चेतन को एजेंट बना देता हूँ, क्योंकि उसकी धुलाई करनी है ना, चेतन को एजेंट बना देता हूँ। और ये कौन है? क्या नाम दूं तुम्हें, मजा ना लगा, ठीक है? ये हमारी काजल है। उसे जगह नहीं बताई, अमीषा ने बताई कि गया था, क्या हाल हुआ था तुमको पता है ना? अमीषा ने क्या किया था मेरे साथ, कोई बात नहीं। मारू भाई ठीक से देखना, तुम इसी को मारू भाई, जब भाई लोगों का क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन गिनते ही 5-6 लोगों का होता है, इन नंबरों का। क्या करो आता हूँ बेटा, घाट पे करना एजेंट को सप्लाई की, जितना टाइम लगा ये बना लो चार्ट, तो कोई जिंदगी में गलती नहीं होगी। ये देखो, ये है सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई की, तो डेफिनेटली एक लॉजिक की बात है, इनवॉइस रेज होगा। हाँ, ये इनवॉइस वीवी के नाम पे रेज हुआ, ये भी वीवी के नाम पे रेज हुआ, जो एजेंट के कौन सी बात है, वीवी ने इनवॉइस रेज किया, बोला हाँ सर। अब ये एजेंट जो है ना चेतन, ए सुन चेतन, थोड़ा प्यार से सप्लाई करना, काजल है वो, है ध्यान से। एजेंट काजल को सप्लाई कर रहा है, वाह कभी खेला हो गया। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। अब एजेंट भी तो, मेरे दोस्त एजेंट भी तो इनवॉइस रेज करेगा, बोला हाँ सर इनवॉइस तो एजेंट भी रेज करेगा काजल के ऊपर, तो जो इनवॉइस रेज हुआ ना सर, वो वीवी के नाम पे हो। और यहाँ चेतन ने अपनी लाइन क्लियर करने के लिए अपने नाम पे करी, जो ना देखो किसी और को, है अपनी लाइन क्लियर करने लगे हो, अपने नाम पे इनवॉइस कर रहे हो। उफ। अच्छा, तो याद रखना, यानी कि प्रिंसिपल जब एजेंट को सप्लाई करेगा, एजेंट सेम इनवॉइस करेगा, तो प्रिंसिपल टू एजेंट के बीच में जो हुआ नो सप्लाई, इसे सप्लाई का दर्जा नहीं दिया जाएगा। एग्जैक्टली ये सप्लाई सीधी हो गई किसे, वीवी टू काजल। वीवी टू काजल ये सप्लाई है, वीवी टू एजेंट सप्लाई कौन सी बात, ये सप्लाई प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल के बीच में, प्रिंसिपल एजेंट के बीच में जो सप्लाई होगी वो नहीं है, वीवी टू काजल वाली सप्लाई होगी, सही है। और अगर वीवी चेतन को दिया चेतन, तब ये सप्लाई है। यहाँ पे दो सप्लाई हुई, क्या क्या सप्लाई है, एक वीवी टू चेतन, ये भी एक सप्लाई है, और फिर चेतन टू काजल, ये भी एक सप्लाई है। एक चार्ट में सारी दुनिया समाती है, एक छोटा सा चार्ट बनाया, ओह माय गॉड, सोचो मैं कभी भी ये सोच नहीं सकता हूँ कि मेरे पूरे बच्चे समझ जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा जहरीला बच्चा होगा जो लगेगा समझ में नहीं आया। बोल प्रिया क्या नहीं आया, प्रिया प्रिया बोल, एक सेकंड उसके लंका लगानी है, एक बार रुक जा, कहाँ है वो, प्रिया लाइन पे आ तो एक बार, पहले बोलते को समझ में क्या नहीं आया, आ गए, बोल बच्चा। प्रिया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया। आई नहीं, अरे आ तो सही, ये वेटिंग में डाल दी मुझे, कैसा, चल कोई बात, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, देख एक ध्यान से सुनो। वीवी एक प्रिंसिपल है, चेतन एक एजेंट है, और काजल एक कंज्यूमर है। वीवी सबसे पहले किसको सप्लाई करे, एजेंट को सप्लाई करे, इनवॉइस किस नाम पे रेज करे, वीवी के नाम पे। और एजेंट भी जो है ना, वो भी काजल को सप्लाई कर, फर्दर सप्लाई किसके नाम पे कर रहा है, फर्दर सप्लाई कर रहा है ना एजेंट फर्दर, पर वो भी इनवॉइस किसके नाम पे रेज कर, वीवी के नाम पे। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ ये चेतन यहाँ पे जस्ट एक इंटरमीडिएट है, कमीशन खाते बैठ जाएगा और उसका कोई काम नहीं है। रियल में तब सप्लाई किसके नाम पे, ये इनवॉइस ये दोनों वीवी के नाम पे, इसका मतलब वीवी ने काजल को सप्लाई की है, एजेंट तो कमीशन खाते बैठ जाएगा, इंटरमीडिएट छोटा मोटा कमीशन है, तो फिर प्रिंसिपल टू एजेंट के बीच में सप्लाई का दायरा नहीं बनेगा, वीवी टू काजल इज सप्लाई, क्योंकि रियल में ये केवल कमीशन खाके सटक जाएगा, रियल सप्लाई इन दोनों के बीच में है। पर अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई की, ठीक इनवॉइस रेज किया, एजेंट जब काजल को फर्दर सप्लाई कर रहा है, तो एजेंट भी अपने नाम पे इनवॉइस रेज किया, चेतन के नाम पे। इस केस में वीवी ने जब चेतन को सप्लाई की अपने इनवॉइस पे, वो भी सप्लाई है, और चेतन ने जब काजल को सप्लाई की अपने इनवॉइस पे, वो भी सप्लाई है। फर्दर सप्लाई, अगर इसका कंक्लूजन, प्रिंसिपल जब एजेंट को सप्लाई करता है, एजेंट जब फर्दर सप्लाई करता है, एजेंट जब क्या करता है, फर्दर सप्लाई करता है, अगर वो अपने नाम पे इनवॉइस रेज करे एजेंट, तब प्रिंसिपल टू एजेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन वो सप्लाई है। पर वहीं पे फर्दर सप्लाई अगर वो प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस रेज करे, तब प्रिंसिपल एजेंट के बीच में सप्लाई नहीं है। प्रिया तुम्हें समझ आया, प्रिया? यस, थैंक यू, थैंक यू। अब फालतू बातें ना करके अगर कुछ एग्जाम्पल कर लिए जाए तो ज्यादा अच्छा। चल फालतू बातें ना करके एग्जाम्पल किए जाए, सब चीज का एग्जाम्पल है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 109। अभी एग्जाम्पल देख लो, जो तुम पूछे सारे एग्जाम्पल में मिलेंगे, फालतू क्वेश्चन पूछ नहीं, पूछ के ही करो, 10 मिनट का क्लास बाकी है प्लीज। मिस्टर ए अपॉइंट मिस्टर बी, मिस्टर ए प्रिंसिपल, मिस्टर बी एजेंट, ओके। प्रोड्यूस
procure certain goods from market, बोल जाओ सामान खरीद के लाओ, ओके। मिस्टर बी आइडेंटिफाई वेरियस सप्लायर हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाय मिस्टर ए, जो मिस्टर ए को चाहिए वो मिल गया। एंड आस्क द सप्लायर मिस्टर सी टू सेंड द गुड्स एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू मिस्टर ए। लो भैया, तो ये किसके किसके बीच में सप्लाई है? मिस्टर सी टू ए, ठीक है ना। बी टू ए है क्या? बोला नहीं सर, बी टू ए नहीं है, यानी कि एजेंट टू प्रिंसिपल नहीं है, सीधा क्या है? सी टू ए है। इन दिस सिनेरियो मिस्टर बी जो एजेंट है ओनली एक्टिंग एज ए प्रोक्योरमेंट एजेंट and has no way involved himself in the supply or receipt of the goods. Hence, in accordance with the provision of this act, Mr. B is not an agent of Mr. A for supply of goods in terms of para 3 or schedule 1. शेड्यूल 1 ये हो गया। अब आप बोलेंगे सर पारा 3 शेड्यूल 1 ही तो पढ़े, पारा 3 कहां हुआ? तुमने ध्यान नहीं दिया, मेरे मटेरियल में बहुत सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी होती है। मैंने कहा मैं एक्ट के हिसाब से चलता हूं। ये देखो पारा नंबर 3 है, ये पारा शेड्यूल 1 का पारा 1, पारा 2, पारा 3, पारा 4 इज इंपोर्ट। वो मैं बोलता नहीं हूं, पर बहुत सारी चीजें मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी मैथ में बनाता हूं। जो फाइनल वाले बहुत पसंद है, उनको उनका पारा वाला बड़ा पसंद, एक बार उनको अरे सर वहां पे लिखो, पर मैं आपको भी वो सारी चीजें अपने आप सीख जाओगे। नेक्स्ट, ये क्लियर है? ये डाउट क्लियर है? बोला हां सर। अब नेक्स्ट, मिसेस XYZ a banking company appoint Mr. B to auction certain goods. The auctioneer arrange for the auction and identify the potential bidder. नहीं देखो पारा वाला नहीं लिखोगे, पगला गए हो क्या? पारा लिखो, एज पर शेड्यूल 1 लिख लेना, बात काफी खत्म। मिसेस A banking company appoint Mr. B to auction certain goods. The auctioneer arrange for the auction and identify the potential bidder. अभी कैसे बोलोगे? क्वेश्चन बाकी है। The highest bid is accepted and the goods are sold to the highest bidder Mr. XYZ. भाई किसने किया? भाई XYZ, highest bidder को XYZ ने दे दिया। The invoice of the supply of goods issued by Mrs. XYZ to successful bidder. इसका मतलब है XYZ to Mr. B के ऊपर कोई सप्लाई नहीं है, डायरेक्टली सप्लाई किसके बीच में? बीडर उसके। कितना इजी है यार, एक लाइन में खत्म हो रहा है। मिस्टर ए एन आर्टिस्ट, मिस्टर बी ऑक्शनर, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया एजेंट। टू ऑक्शन इज पेंटिंग, मिसेस बी अरेंज फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बिडर। The highest bid is accepted and the painting is sold to the highest bidder. The invoice for the supply of bidding is issued by Mrs. B on behalf of Mr. A, but in his own name. अब कहानी में डाउट है, ये सप्लाई है। In his own name and painting is delivered to the. In this scenario, Mrs. B is not merely, देखो not merely ज्ञान देने के लिए नहीं है, merely ज्ञान देने के लिए नहीं है, auctioning service, but is also supplying the painting on behalf of Mr. A to the bidder and the authority to transfer the title of the painting on behalf of Mr. A. This section is covered under para 3 यानी कि सप्लाई है। ओहो क्या वनीसा, क्यों रिकॉर्डेड दिखती हो वनीसा? ओ वनीसा, ओ वनीशा, कैसी हो तुम ओ वनीशा, क्यों तुम देखती हो रिकॉर्डेड में? बीसी जीएसटी में जो अमेंडमेंट आएंगे ना, वो अमेंडमेंट तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनो। बाय बाय वनीशा, बाय, टेक केयर। सॉरी आई एम द क्लास, सॉरी, हम लोग बाद में बात करते हैं। मिस्टर ए, हाँ अखंड, हाँ सही बोले। मिस्टर ए सेल्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ मिस्टर बी हु इज अ कमीशन एजेंट एज पर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी APMC. मिस्टर बी आइडेंटिफाई द बायर एंड सेल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए फॉर ही चार्जेस अ कमीशन फ्रॉम मिस्टर ए। सही बात है। अच्छा ये APMC एक्ट छोड़िए, एग्रीकल्चर स्टॉल एक्ट ले छोड़िए। अच्छा इसके ऊपर भूल जाते हैं, सॉरी। एक क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, पता है ना, ये पोर्ट पे जो लोग होते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, क्लियर करके सामान को फॉरवर्ड करते हैं, उसको क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं। और कमीशन एजेंट टेक पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड इशू द इनवॉइस इज ओन नेम। कहानी खत्म। आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? ना पढ़ने की जरूरत नहीं। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताओ, ये भी पेज में आपने पढ़ाया नहीं। ये लिखा है ना प्रिंसिपल एजेंट पारा 3 शेड्यूल 1, पढ़ना है देखिए, पढ़ना है ना। एक बात देख लेते क्या लिखा हुआ है। Where the invoice for further supply, सर अभी तो आप बताए थे, चेतन टू काजल is being issued by Chetan in his own name, then any provision of goods from the principal to agent could fall within the fold of para 3. यानी कि चेतन अगर काजल को इनवॉइस रेज करता है चेतन के नाम पे तो VV टू चेतन सप्लाई है। बोला कहानी खत्म हो गई सर। ओ बाप रे बाप, आज पर तुम लोगों ने मेरी जान ले ली है। बहुत पढ़ा है। सर आप DT और IDT दोनों में बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू। एक सेकंड, अब रुक जाओ। ये आ गया 71A शेड्यूल नंबर 2, ध्यान से देखो। शेड्यूल 2 अपेंडेड द CGST एक्ट इनलेस द मैटर ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज ईदर सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई। ये कौन है? हवलदार। कौन है? हवलदार। ये कौन है? हवलदार। ये खाली ये बताएगा ये गुड्स है और ये सर्विस है। IDT आपसे अच्छा कोई क्यों मुझे IDT का टीचर बना दिया? मैं DT का टीचर, पूरे इंडिया में मुझे लोग DT के नाम से जानते हैं। वो अलग बात है
कि जीएसटी फाइनल के बच्चे भी जो क्लासेस रिकॉर्ड होती है, वो फाइनल के बच्चे भी आईडीटी वही से करते हैं, क्योंकि आईडीटी को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया। पहली बात है इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो गई, बोलो सर, लोगों ने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, बच्चों की लंका लग गई उसमें। मैंने एक प्रोविजन में इंग्लिश में समझा रहे हो भाई साहब, ये इंग्लिश में तो लिखा हुआ है ना, नहीं तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या समझा रहे हो तुम? है बच्चा इंग्लिश पढ़ने आया क्या तुमसे? यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, आई नो। तो आपको बच्चों को ये एक तो आईडीटी ऐसे इतना थ्योरी, इसको थ्योरी को आपने और थ्योरी बना दिया, ये प्योर प्रैक्टिकल बना दो ना। जहां बच्चे को प्रैक्टिकल आया, वो बच्चे के दिमाग में जिंदगी भर के लिए सेट हो गया, सेल लगेगा यार इससे दुनिया। और 50 नंबर का टॉपिक, 50 सेक्शन केवल है, केवल 50 सेक्शन। 50 सेक्शन में 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, सॉरी 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 3 सेक्शन यहाँ चले गए, 14 नहीं है, 4 चले गए, 41 नहीं है, 42 नहीं है, 43 नहीं है, 7 सेक्शन चले गए, सेक्शन 38 नहीं है, 8 सेक्शन चले गए, 50 में 8 सेक्शन चले गए, बोले 42 सेक्शन। 42 सेक्शन में शुरू के 3 4 5, उन 42 से भी 4 हटा दो, बच्चे कितने? 38 सेक्शन। अब 38 सेक्शन के लिए आप लेते हो 80 घंटे, 38 सेक्शन के लिए आप लोगे 80 घंटे 90 घंटे। 38 सेक्शन में कुछ ऐसे ऐसे सेक्शन है, मैं तुमको बताता हूं। 38 में 18 सेक्शन ऐसे हैं जो 2-2 मिनट के हैं। सेक्शन 32, सेक्शन 33 रजिस्टर्ड डीलर कैन ओनली कलेक्ट जीएसटी अनरजिस्टर्ड, खत्म हो गया। सेक्शन 35 ये बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, 5 बुक्स का नाम दिया। सेक्शन 36 नोटिस जा सकती है। सेक्शन 47 चिपको को नोटिस जाएगी। अरे 18 सेक्शन तो ऐसे ही निकल गए, जिसके 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन। रियल में बच्चा 20 से 21, केवल जो सीखने के लिए 20-21 सेक्शन वो सीख लिया, बाकी खत्म। माइंडसेट अपना से बना लो, क्या क्या सीखना है। सेक्शन 7 8 9 कुछ नहीं है, चालू का खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं सेक्शन 8 सेक्शन 7 सीखना है, सेक्शन 10 12 13, फिर सीधा 15 16 17 18 22 24 22 24 25, ठीक, ये हो गया। फिर सीधा जाना 31। 31 के बाद सीखने लायक क्या है? उसके बाद सीखने लायक कुछ नहीं, उसके बाद तो चार्ट में खाम हो जाए। रोहन सर प्लीज मुझे एक रिक्वेस्ट, एकदम ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई, आई विल नॉट ट्राई, आई विल। सर ए कंपनी ए, एक सेकंड, कंपनी ए बी कंपनी अपॉइंट किया है बाइक सेल करने के लिए, इनवॉइस कंपनी ए के नाम पर होगा और कंपनी ए के नाम पे होगा, और सेल करने के लिए कंपनी बी कमीशन रिसीव होगी, तब कमीशन रिसीव होगा, उसमें जी नहीं लगेगा, कमीशन पे जीएसटी लगेगा। कमीशन पे तो जीएसटी लगता है, कमीशन की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो सप्लाई बिटवीन ए टू बी की बात हो रही है। ए ने बी को सप्लाई किया, बी ने सी को सप्लाई किया, इनवॉइस ए के नाम पे रेज किया, सप्लाई बिटवीन ए टू बी नहीं है, पर जो कमीशन आएगा उस पर तो जीएसटी आएगा बेटा। सर केबीसी में कोई जीत कर अमाउंट डोनेट कर देगा तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? अरे करेगा करेगा। केबीसी में तुमने जीता, एक बात याद रखना, सबसे पहली पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट याद रखना, सबसे पहला पॉइंट एक लाइन कि तुमको जीता तुम, वो इंपॉर्टेंट है। उस पैसे को तुमने बाद में गंगा जी में बहला दिया, उसमें आग लगा दी, पेट्रोल डाल दिया, सोने लग गए, उड़ा दिया, छत से फेंक दिया, कोई मैटर नहीं करता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टाइम ऑफ अक्रूव देखेगी, जिस समय हुआ विनिंग थी टैक्स लगेगा, टीडीएस कट के आएगा, उसके बाद तुम कुछ भी करो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। खत्म कहानी। और मन में कोई क्वेश्चन पूछो। इंटरनेशनल मैन्युफैक्चर किसी अगर गुड्स को देगा तो क्या होगा? उस यूज क्वालिटी से नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चर किसी अगर गुड्स को देगा, मतलब किसी गुड्स को देगा, एक बार ठीक से समझा नहीं। इंटरनेशनल क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पूछने की बारी है तो तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो बेटा। हाँ, क्वेश्चन पूछने की बारी है तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, तुम लोग बदमाशी कर रहे हो। हाँ सलोनी देख रही हो, पूजा देख रही हो, ये पूजा सिंह है इसका नाम, पूजा भाग गई। प्रिया भी तो, अच्छा प्रिया का कॉल के चक्कर में क्या हुआ, प्रिया ने ऐसा फोन उठाया कि उसके बाद आदित्य सर गलत फ्रॉम एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के लिमिट 50,000 क्या पूरा ईयर, पूरे ईयर क्या देते हैं? ये गिफ्ट जो है पूरे साल के लिए। चलो अब मैं चलता हूं। ये गलती, आज का सुविचार, ये गलती नीम की नहीं है, ये गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, ये जीभ ही खुदगर्ज है जिसे केवल मीठा पसंद है। ध्यान रखना जिंदगी का पहला असूल। ये गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, ये खुदगर्ज जीभ है जिसे केवल मीठा पसंद है। थैंक यू वेरी मच, आई लव।